उस परछाई के सामने कोई और नहीं बल्कि दादाजी खड़े थे। दादाजी उस परछाई को देखकर बड़े ही रौब से बोले, अनन्या, कब तक अपना सच तुम अश्वत्थ से छुपाओगी? जी हाँ, वो परछाई कोई और नहीं बल्कि अनन्या ही थी। वही दादाजी के मुंह से अपना नाम सुनकर अनन्या को अब कोई नाटक करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए वो अपना मास्क उतारकर दादाजी को अपनी जानलेवा नजरों से देखते हुए बोली, बेहतर यही होगा कि आप मेरे रास्ते कभी ना आए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनन्या इतना कहकर दादाजी को बिना किसी भाव से देखने लगी। वही उसकी बात सुनकर दादाजी एक पल के लिए डर गए, क्योंकि अनन्या की आवाज की नहीं बल्कि उसका चेहरा भी इस वक्त बहुत ही डरावना लग रहा था। दादाजी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अनन्या को पता चले कि वो उससे डर रहे हैं, इसलिए वो अपने भाव को छुपाते हुए सख्त लहजे में बोले, अनन्या, तुम चाहती क्या हो और तुम इतने दिन से क्या नाटक, मुझे न पहचानने का नाटक कर रही थी? इतना कहकर दादाजी अनन्या को क्यूरियस होकर देखने लगे। वो जानना चाहते थे कि आखिर अनन्या के दिमाग में चल क्या रहा है। वही अनन्या के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। वो अचानक ही मुस्कुराते हुए बोली, दादाजी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ इसलिए कुछ नहीं बोल रही, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले। और हाँ, खबरदार अगर आपने मेरे प्यारे सेक्सी हब्बी से कुछ भी कहा तो। इतना कहकर वो बाहर की तरफ जाने लगी। अनन्या का एटीट्यूड ऐसा था कि दादाजी खुद हैरान थे। पर वो जल्दी ही होश में आकर अनन्या को रोकते हुए बोले, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो, और क्या इस बारे में अश्वत्थ को पता है? अगर नहीं पता है तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं उसे बता दूंगा? दादाजी ने इतना ही कहा था कि तभी अनन्या ने एकदम से पीछे पलटकर उसने ऊपर एक खंजर फेंक दिया और फिर उन्हें गुस्से से देखते हुए बोली, ऐसी गलती मत करिएगा दादाजी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप बस ये याद रखिए कि अगर आप अपना मुंह बंद रखते हैं तो मैं आपको किसी तरह घर के अंदर ले आऊंगी, वरना आपकी उम्र तो वैसे भी मरने की हो गई है। और अगर मैं आपको मार के दफना दूंगी तो भी शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इतना कहकर उसने दादाजी के पास जाकर अपना खंजर उठाया और दीवार फांद कर वहां से चली गई। वही अनन्या के जाने के बाद भी दादाजी शौक थे, क्योंकि उनके यकीन नहीं हो पा रहा था कि अनन्या ने उनके ऊपर खंजर फेंका था। पर थोड़ी देर बाद जैसे ही उन्हें होश आया, वो अपना पसीना पोंछते हुए खुद से घबराते हुए बोले, ये लड़की तो अश्वत्थ से भी ज्यादा खतरनाक है, इससे बच के रहना होगा, और वैसे भी इसने अगर कहा है तो ये जरूर मुझे घर के अंदर एंट्री करवा देगी। घर के अंदर जाने के बारे में सोचते हुए दादाजी खुश होकर अपने छोटे से घर में जाने लगे। वही अनन्या सीधा खुराना विला गई, जो उसका घर था। खुराना विला को बाहर से देखते हुए अनन्या की आंखें नम हो गई। वो अपनी नम आंखों से आसमान की तरफ देखते हुए दांत पीसकर बोली, मम्मा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके कातिलों को नहीं छोड़ूंगी। जिन लोगों के कारण आप मेरे पास नहीं हो, मैं उन्हें चैन से जीने नहीं दूंगी, उन्हें हर एक चीज का हिसाब देना होगा। इतना कहते ही अनन्या की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। फिर वो अपने खतरनाक भाव से ही खुराना विला को देखने लगी। कुछ देर तक ऐसे ही घूरने के बाद अनन्या चुपके से विला के अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही सबसे पहले वो अपने रूम में गई, जहां पर उसकी और उसकी मॉम की यादें थी। अपने रूम को देखते ही अनन्या डेविल स्माइल करके बोली, बस कुछ वक्त और फिर ये सब मेरा दोबारा होगा। इतना कहकर वो हंसने लगी। कुछ देर तक अपने रूम को देखने के बाद अनन्या ने अपनी मॉम की एक फोटो और कुछ सामान लिया और उसे बैग में भरकर बाहर जाने लगी। तभी उसकी नजर रिया के रूम पर पड़ी, जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। ये देख पता नहीं अनन्या को क्या हुआ कि वो रिया के रूम की तरफ जाने लगी। रिया के बेड के पास पहुंचकर अनन्या के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। वही रिया अपने चेहरे पर मास्क लगाकर चैन से सो रही थी, पर उसे चैन से सोते देखकर अनन्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आर्यन की आवाज इतने धीरे थी कि शायद ही वो खुद की आवाज सुन पा रहा हो। फिर अर्शी की तो बात ही छोड़ दो। आर्यन को जब अर्शी रूम में नहीं दिखी तो वो बेधड़क वॉशरूम में ऐसे घुसा जैसे वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी हो। वॉशरूम में पहुंचकर आर्यन की आंखें एकदम से बड़ी हो गई, क्योंकि अर्शी शावर के नीचे खड़ी होकर शावर ले रही थी। अर्शी का पूरा शरीर पानी से भीगा हुआ था। उसे बेशर्मों की तरह देखते हुए आर्यन वहीं पर पलक मार के बैठ गया। काफी देर बाद जब अर्शी को एहसास हुआ कि जैसे कोई उसे घूर रहा है, तो उसने दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा। वहां पर आर्यन को देखकर अर्शी हैरान हो गई। उसने तुरंत अपने दोनों हाथों से खुद को ढक लिया, फिर गुस्से और शर्म से आर्यन को डांटते हुए बोली, बेशर्म इंसान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम मेरे रूम में कैसे घुसे? अब जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। अर्शी के रूम की तरफ किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उसने दरवाजे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। पर उसे क्या पता था कि ये बेशर्म आर्यन, जो उसका हस्बैंड बन चुका है, वो इतनी रात को उसके रूम में घुस आएगा और उसे इस हालत में देख लेगा। वही अर्शी की बात सुनकर आर्यन बेशर्म की तरह बोला, मैं क्यों अपनी आंखें बंद करूं? ये मेरी आंखें हैं, तुम्हारी थोड़ी ना। उसकी बात सुनकर अर्शी का चेहरा एकदम लाल पड़ गया।
वही अंश जैसे ही कनिका के रूम में पहुंचा, वो हैरान हो गया क्योंकि कनिका का रूम बहुत ही सुंदर था। अंश रूम को देखते हुए सोफे पर ऐसे बैठ गया जैसे ये उसी का सोफा हो। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और कनिका शावर लेके रूम में आई। इस वक्त कनिका ने अपनी बॉडी पर सिर्फ टॉवल ही लपेटा हुआ था, जिस वजह से उसके कंधे और साफ नजर आ रहे थे। अंश की हालत ही खराब हो गई। कनिका को देखकर वो अपने थूक को गटकते हुए एक टक कनिका को घूर रहा था। क्योंकि उसका गला सूखने लगा था कनिका को ऐसे देखकर। वही कनिका अभी भी इस बात से बेखबर थी कि कोई उसके रूम में है। वो अपने टॉवल को सही करते हुए खुद को मिरर में देखने लगी। तभी उसकी नजर अंश पर पड़ी। उसे देखते ही कनिका अपनी जगह पर जम गई, तो अंश सोफे से उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देख कनिका पीछे की तरफ जाने लगी। पर अंश जल्दी ही उसके पास पहुंच गया। फिर उसने कनिका की कमर को पकड़कर खुद से सटा दिया। तभी कनिका का टॉवल। इस वक्त अंश और कनिका एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे। इतने क्लोज थे कि वो दोनों एक दूसरे की गर्म सांसें भी खुद पर महसूस कर पा रहे थे। कनिका तो मानो अंश की आंखों में कहीं खो ही गई थी। कुछ देर अंश की आंखों में देखने के बाद अचानक ही कनिका को वो सब याद आने लगा जो अंश ने उससे कहा था। अंश की कड़वी बातें याद आते ही कनिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अंश को खुद से दूर करते हुए गुस्से से कहा, दूर रहो मुझसे, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे रूम में आने की। ये सब बोलते वक्त कनिका ने कैसे खुद के इमोशन को कंट्रोल किया था, ये तो सिर्फ वही जानती थी, वरना तो उसका मन अंश को गले लगाने का कर रहा था। पर कनिका अंश को इतनी जल्दी माफ करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गवा नहीं सकती थी, वरना हर बार अंश ऐसा ही करेगा। ये सब सोचते ही कनिका ने खुद के इमोशन को कंट्रोल करते हुए एक बार फिर से सख्त आवाज में अंश से पूछा, मिस्टर अंश, आप इतनी रात को एक लड़की के रूम में क्या कर रहे हैं? उसके मुंह से अपने लिए मिस्टर अंश सुनकर पता नहीं क्यों पर अंश को अच्छा नहीं लगा। उसने कसके गुस्से में अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया। फिर बिना किसी भाव से कनिका को देखते हुए बोला, सॉरी। अंश ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं था जो खुद को एक्सप्लेन करे, इसलिए वो सॉरी बोलकर जाने लगा। ये देखकर कनिका भड़क गई क्योंकि उसे लगा था कि अंश उससे अपनी किए की माफी मांगने आया था, पर यहाँ तो अंश ऐसे ही जा रहा था। अंश को अपनी तरफ पलटकर कनिका ने उससे अपनी जलती हुई निगाहों से देखते हुए पूछा, मिस्टर अंश, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ नहीं कहोगे? क्या तुम्हें जरा सा भी पछतावा नहीं है अपने किए की? अपने उन बोली हुए शब्दों पर बोलो, चुप क्यों हो? क्यों कहा तुमने वो सब? कनिका ने अपने दिल की सारी भड़ास अंश पर निकाल दी थी। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, पर वो अंश के आमने खुद को कमजोर नहीं करना चाहती थी। वही कनिका की हर एक बात अंश के दिल को छू रही थी। अंश भले ही एक पत्थर की तरह कनिका के सामने खड़ा था, पर दिल तो उसका भी दुख रहा था, दर्द उसे भी हो रहा था। पर वो कनिका की तरह अपना दर्द और दुख किसी के साथ बांट नहीं सकता था। काफी देर तक कनिका की बात सुनने के बाद अंश ने उसकी तरफ देखा। इस वक्त अंश की आंखों में एक अनकहे से जज्बात थे। उसकी आंखों में कनिका के लिए प्यार था, जिसे कनिका भी देख और महसूस कर पा रही थी। कनिका एक गहरी सांस लेकर अंश के कॉलर को पकड़कर रोनी आवाज में बोली, क्यों भाग रहे हो अंश? तुम्हें पता है पहले मैं सिर्फ मजे के लिए बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी, पर जब से मैंने तुम्हें देखा है बस तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ। यही नहीं, मैं तो तुम्हें अपना हस्बैंड भी बनाना चाहती थी, पर तुमने अंश मेरे हर एक सपने को तोड़ दिया। इतना कहकर कनिका ने अंश के कॉलर को छोड़ दिया और पीछे घूमकर अपने बहते आंसू को पोंछने लगी। वही कनिका के दर्द को अंश साफ महसूस कर पा रहा था। अब उसे भी कहीं ना कहीं लगने लगा था कि वो कनिका को दुख देके अच्छा नहीं कर रहा। इसलिए उसने पीछे से ही अपने कांपते हाथों को कनिका के कंधे पर रख दिया। इस वक्त अंश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल दी और आंखों में कनिका के लिए बेहिसाब प्यार। अंश ने कसके उसके कंधे को पकड़कर हिम्मत करके कहा, आई लव वाई। वो अभी इतना ही बोला था कि तभी उसकी नजर रूम की खिड़की पर पड़ी, जहां पर एक परछाई जैसा कुछ नजर आ रहा था। अंश उस परछाई के हाथ में गन साफ देख पा रहा था, जिसका निशाना शायद वो था। ये देखते ही अचानक अंश के चेहरे पर जो प्यार वाले भाव थे वो एकदम से गायब हो गया और उसकी जगह पर सख्त भाव आ गए। फिर अंश ने अपनी सर्द आवाज में कनिका से कहा, मैं बस इतना कहूंगा, मुझे भूल जाओ, तुम्हें मुझसे बेहतर इंसान मिलेगा क्योंकि मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूं। इतना कहकर उसने खिड़की को बंद किया, फिर बिना कनिका की तरफ देखे रूम से बाहर चला गया। उसके जाते ही कनिका बेड के कोने पर अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। क्यों? इतना प्यार होने के बावजूद हम साथ नहीं रह सकते अंश, क्यों? इतना कहकर वो फिर से रोने लगी। वही दरवाजे के पास खड़ा अंश कनिका को यूं रोते हुए देखकर बोला, जरूरी नहीं कि हर प्यार करने वाला आपके साथ ही हो, भले ही हम दूर हैं पर मैं हमेशा तुम्हें चाहूंगा, मेरा दिल हमेशा तुम्हारा रहेगा, ये मेरा वादा है। ये सब कहते वक्त अंश की आंखों में एक अलग ही आग और जुनून था। कभी कभी इंसान जिससे प्यार करता है उसे बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि कई दर्द सहकर उसे खुद से दूर भी कर सकता है।
और यही अंश भी कर रहा है। वो कनिका को सेफ रखने के लिए उसकी नफरत सहने को भी तैयार था। वही अर्शी अपना नाइट सूट पहनकर बेड पर बैठी आर्यन के बाल सहला रही थी, या बोले तो आर्यन ये सब उससे जबरदस्ती करवा रहा था, क्योंकि इस वक्त अर्शी के चेहरे पर इरिटेशन साफ नजर आ रही थी। अर्शी ने अपने हाथ को आर्यन के बालों से हटाते हुए कहा, तुम यहां से जाने का क्या लोगे? उसकी बात सुनकर आर्यन मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ देखने लगा। जब अर्शी ने उसकी हरकत देखी तो वो परेशान होकर बोली, क्या तुम्हें पता है, तुम इस दुनिया के पहले ऐसे इंसान हो जो मेरे साथ इतना कुछ करके भी जिंदा है। तुम्हारे अंदर जरूर कोई ना कोई काबिलियत है, तभी तो तुमने मुझे खुद से प्यार करने पर मजबूर कर दिया गई। एल लास्ट वाली लाइन अर्शी ने धीरे से कही थी, जिसे आर्यन नहीं सुन पाया था। पर आर्यन ने इतना जरूर सुना था कि अर्शी ने जरूर कुछ कहा है, लिए वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने अभी क्या कहा? इतना कहकर वो अर्शी को अपनी आंखें छोटी करके देखने लगा, तो अर्शी एकदम से हड़बड़ाते हुए बोली, मैं कुछ नहीं। इतना कहते ही वो आर्यन को डांटते हुए आगे बोली, बच्चों को रात में इतनी देर तक नहीं जागना चाहिए, चलो सो जाओ वरना मैं तुम्हें रूम से निकल दूंगी। रूम से बाहर निकालने वही बात सुनकर आर्यन ने तुरंत चादर को अपने सर से ओढ़े लिया। ये देख अर्शी ने भी मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। तभी आर्यन चादर को थोड़ा नीचे करके अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, मुझे इसने बच्चा समझा है, पक्का इसने कुछ तो बोला था, कहीं कोई जादू टोना तो नहीं कर रही थी, हे भगवान बचा लो मुझे। इतना कहकर वो अर्शी से थोड़ा दूर होके सो गया। वही अनन्या चुपके से रूम में आई, फिर वो जल्दी से अपने कपड़े बदलकर बेड के पास खड़े होकर अश्वथ को देखने लगी। कुछ देर अश्वथ को देखने के बाद अनन्या अश्वथ के पास जाकर उसका सर सहलाते हुए बोली, मॉन्स्टर, मैंने आपको बहुत सताया है ना, आपको रिजेक्ट किया था ना, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे जो सजा देंगे मुझे सब मंजूर है, अब आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं है मुझे। ये सब कहते वक्त अनन्या उस वक्त को याद कर रही थी जब वो पहली बार अश्वथ से मिली थी और उसने अश्वथ को थप्पड़ भी मारा था। ये सब याद करते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, फिर वो अश्वथ के होठों पर हल्का सा किस करके शरारत से बोली, अब आपको यही लड़ाकू अनन्या को जिंदगी भर झेलना होगा, माई सेक्सी एंड हॉट हस्बैंड। इतना कहने के बाद उसने अश्वथ के सीने पर लेटे आशु के भी सर पर किस किया, फिर अश्वथ के बगल लेट गई। अगली सुबह अश्वथ जैसे ही सुबह के 4 बजे उठा, उसने पलटकर अपने बगल में देखा जहां अनन्या लेटी थी। उसे देखकर अश्वथ ने फिर आशु को देखा, जो पूरा बेड छोड़कर उसे अपनी प्रॉपर्टी समझकर उसके ऊपर सो रहा था। ये देखकर अश्वथ ने चिढ़ते हुए उसे बेड पर लिटाया, फिर अनन्या के माथे पर किस करके आशु को देखकर मुंह बनाते हुए वॉशरूम में चला गया। अश्वथ आशु से ऐसे दूर भागता है जैसे आशु कोई वायरस हो। कुछ देर बाद जब अश्वथ वॉशरूम से निकला तो वो ये देखकर हैरान था कि अनन्या बिस्तर पर नहीं है। तभी उसे अनन्या की आवाज सुनाई दी, जो चेंजिंग रूम से बाहर निकल रही थी। गुड मॉर्निंग मिस्टर हैंडसम मॉन्स्टर। ये आवाज सुनकर अश्वथ ने अनन्या की तरफ देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि ट्रैक सूट पहनकर खड़ी थी, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे इन कपड़ों में देखकर अश्वथ ने अपनी आंखें छोटी कर पूछा, तुम इन कपड़ों में क्या कर रही हो? उसका सवाल सुनकर अनन्या का मुंह बन गया। उसने अजीब तरह से अश्वथ को देखते हुए अपनी आंखों को रोल करते हुए जवाब दिया, मैं इन कपड़ों को पहनकर सो रही हूँ। इतना कहकर वो इरिटेट होकर आगे बोली, अरे मॉन्स्टर, आप भी क्या पागलों वाले सवाल कर रहे हैं? अब ट्रैक सूट पहना है तो जॉगिंग पर ही जाऊंगी ना, नाचने थोड़ी न जाऊंगी। इतना कहकर वो मुंह बनाते हुए बाहर चली गई। वही अश्वथ तो पहले ही अनन्या के जल्दी उठ जाने से शौक था, पर उसकी अजीब बातों को सुनकर वो और भी ज्यादा शौक हो गया। कुछ देर बाद अनन्या और अश्वथ दोनों ही एक पार्क में जॉगिंग कर रहे थे। अनन्या का सारा ध्यान तो सिर्फ सामने था, पर अश्वथ बार बार अनन्या को ही देख रहा था। ये बात अनन्या भी महसूस कर पा रही थी, पर वो कुछ बोली नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अश्वथ को पता चले कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। कुछ देर जॉगिंग करने के बाद जैसे ही दोनों विला वापस आए, अचानक अनन्या की नजर दादाजी पर पड़ी, जो उसे ही घूर रहे थे। उन्हें देखकर अनन्या धीरे से बड़बड़ाते हुए बोली, अब इस बूढ़े का भी कुछ करना पड़ेगा वरना ये मेरी पोल खोल कर रख देंगे। ये बोलते ही वो फिर से दादाजी को देखने लगी, जो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उसे खा ही जाएंगे। वही अश्वथ को जब महसूस हुआ कि उसकी लिटिल वाइफ उसके साथ नहीं चल रही है तो उसने पीछे मुड़कर देखा, जहां अनन्या अपनी जगह पर खड़ी होकर दादाजी को देखकर कुछ सोच रही थी। ये देखते ही अश्वथ का चेहरा काला पड़ गया। उसने अनन्या का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए बोला, लिटिल गर्ल, उन्हें देखना बंद करो, अगर देखना है तो मुझे देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अचानक ही अश्वथ की आवाज सुनकर अनन्या अपने होश में आई, फिर उसने अश्वथ के गले में अपना हाथ डालकर मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, मॉन्स्टर, दादाजी कब तक बाहर रहेंगे, प्लीज इन्हें अंदर आने दीजिए ना। उसकी बात सुनकर अश्वथ, जो उसे नर्म भाव से देख रहा था, उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने अनन्या हाथ पकड़कर गुस्से से कहा, लिटिल गर्ल, मुझे गुस्सा मत दिलाओ,
चुपचाप अंदर चलो, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे भाई को रुलाया है उसे हर्ट किया है, मैं उन लोगों को कभी भी अपने घर नहीं आने दूंगा। अश्वत्थ इस वक्त बेहद गुस्से में था। वही उसकी बात सुनकर अनन्या ने कंफ्यूज होकर दादाजी की तरफ देखे हुए सोचा कि आखिर इन सब ने ऐसा भी क्या कर दिया है कि उसका मॉन्स्टर इन सबसे इतनी नफरत करता है। अनन्या ने ठान लिया था कि वो अब सब कुछ जानकर ही रहेगी, इसलिए वो अश्वत्थ को देखते हुए बोली, आखिर दादाजी के आने से प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने ऐसा भी क्या कर दिया है जो आप उनसे गुस्सा है? अनन्या की बात सुनकर अश्वत्थ को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अनन्या जानबूझकर अश्वत्थ को गुस्सा दिला रही थी ताकि वो गुस्से में उसे सब बता दे। वही अश्वत्थ को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने पास में रखा गमला उठाकर फेंक दिया। फिर वो अपनी लाल आंखों से अनन्या को देखे हुए चिल्लाकर बोला, क्या जानना है तुम्हें? हाँ बोलो, क्या तुम्हें ये जानना है कि जैसे इन लोगों ने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे भाई को टॉर्चर किया, कि कैसे उसे घर से निकालकर उसे सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया? ये कहते कहते अश्वत्थ की जुबान लड़खड़ाने लगी थी, क्योंकि वो उस वक्त को याद भी नहीं करना चाहता था। वही उसकी बात सुनकर अनन्या शॉक हो गई। वो बड़े ही एटीट्यूड से दादाजी को देखते हुए गुस्से से बोली, आपने जो मेरे बेबी देवर के साथ किया है ना, उसकी सजा आपको मिलेगी, वो भी सूद समेत, पूरे इंटरेस्ट के साथ। इतना कहकर वो बड़े ही घमंड से अपने बालों को झटकते हुए वहां से चली गई। अनन्या की पीठ को देखते हुए दादाजी अपना सर हिलाते हुए अफसोस से बोले, एक डेविल कम था जो अब दूसरी भी आ गई धमकी देने, हे भगवान इस घर में मेरी रक्षा करना। इतना कहकर दादाजी आसमान की तरफ देखने लगे, जैसे अपनी सलामती की दुआ मांग रहे हो। वही अश्वत्थ रूम में पहुंचते ही वॉशरूम में घुस गया। तभी वॉशरूम के अंदर से आशु के चिल्लाने की आवाज आई। आशु जो अभी थोड़ी देर पहले ही वॉशरूम गया था, वो अश्वत्थ को वॉशरूम के अंदर देखकर जोर से चिल्लाते हुए बोला, आह डैडी, आपको छेम छेम नहीं आती, अभी मैं यहाँ हूँ, आप बाहर जाओ। आशु के चिल्लाते ही अश्वत्थ एकदम से चौंक गया। फिर उसने अपना सर नीचे करके आशु को देखा, जो अपने सीने पर अपना हाथ रखकर खड़ा था। आशु ने अपनी टी शर्ट नहीं पहनी थी, इसलिए उसने अपने नन्हे हाथों से खुद को ढक लिया था। ये देखकर अश्वत्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। अश्वत्थ अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी आशु गुस्से से बोला, बैड मैनर्स, आप बाहर जाओ वरना मैं मम को बता दूंगा कि आप मुझे नहाते हुए देख रहे थे। डैडी छेम छेम मत बनिए। इतना कहकर आशु अपना मुंह फुलाकर अश्वत्थ को देखने लगा। वही अश्वत्थ उसकी बात सुनकर उसे बुरी तरह घूरने लगा, जैसे वो आशु को मार ही देगा। अश्वत्थ आशु की बात सुनकर झेप गया था। फिर उसने अपना सर झटकर सर्द आवाज में आशु से कहा, छोटे चूहे, कितनी बार कहा है मुझसे मत उलझा करो, फिर भी तुम हर बार मुझसे उलझते हो। पर कोई बात नहीं, आज का दिन तुम्हारे लिए इस घर में आखिरी है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। चलो अब निकलो यहाँ से, पिद्दी भर के तो तुम खुद ही हो, अकेले नहाओगे तो यही डूब जाओगे। ल देख रही थी। पर इन सबसे आर्यन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वही कार में आर्यन अर्शी के साथ बैक सीट पर बैठा था और कनिका पैसेंजर सीट पर। तभी आर्यन ने अर्शी के पीए, जो कार ड्राइव कर रहा था, उससे पूछा, हे तुम क्या अमीर हो? क्या तुम भी मेरे पीए की तरह बिजनेसमैन हो? उसके मुंह से ये सुनकर सब कंफ्यूज होकर उसे देखने लगे। अर्शी के पीए ने कंफ्यूज होकर आर्यन से पूछा, मतलब सर मैं कुछ समझा नहीं, जब मैं पीए हूं तो भला मैं एक बिजनेसमैन कैसे हो सकता हूं? उसकी बात सुनकर आर्यन मुंह बनाकर बोला, तुम्हें मेरे पीए, बॉडीगार्ड के लीडर और भाई के दोस्त से कुछ सीखना चाहिए। इतना कहकर वो अपनी आंखें बड़ी करके अपने हाथों को हिलाते ऐसे बोला जैसे कोई राज बता रहा हो, तुम्हें पता है मेरा पीए अंश, बॉडीगार्ड का लीडर अहम और भाई के दोस्त अगस्त, वो सब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, लेकिन इस बारे में किसी को नहीं पता। बस एक अंश ही है जो एक मिस्टीरियस फैमिली से है, जितनी उसकी फैमिली मिस्टीरियस है उतने ही मिस्टीरियस उसके दुश्मन है। इतना कहकर वो अपना सरनामे हिलाने लगा। आर्यन की बात सुनकर कनिका और अर्शी का पीए शौक थे। तभी अर्शी ने उससे पूछा, वो लोग अपना काम छोड़कर तुम्हारे साथ क्यों काम कर रहे? अर्शी का सवाल सुनकर आर्यन सोच में पड़ गया। फिर उसने अपना छोटा सा दिमाग लगाते हुए जवाब दिया, मुझे तो लगता है वो सब लालची है, पैसों के भूखे, तभी तो एक बिजनेसमैन होकर भी हमारे पैसे खत्म कर रहे हैं। लालची लोग कहीं के, मैं तो उस अंश को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला हो। इतना कहकर उसने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया। ये देख अर्शी धीरे से बोली, पैसों का लालची कौन है वो मुझे अच्छे से पता है। वही अश्वत्थ, अनन्या तैयार होकर नीचे आ गए। आशु को अनन्या ने गोद में लिया हुआ था और इस बात से अश्वत्थ चिढ़ा हुआ था। वो बार बार अपनी जलती हुई निगाहों से आशु को देख रहा था। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही अश्वत्थ सबको देखने लगा, जहां अहम, अगस्त और अभिषेक ही थे। ये देखकर अश्वत्थ ने अपनी एक आईब्रो को ऊपर करके अहम से पूछा, आर्यन और अंश कहाँ है? इतना कहकर वो एकदक अहम को देखने लगा। वही अहम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, पर उसे ये भी पता था कि झूठ बोलने का भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए डरते हुए बोला, बॉस वो आपका नन्हा बच्चा अपने ससुराल गया है, अब उसकी देखरेख के लिए एक नैनी तो चाहिए ही थी, तो उसकी नैनी अंश भी उसके साथ ही गया होगा।
ल उसकी बात सुनकर अश्वत्थ को छोड़कर सब अपना मुंह दबाकर हंसने लगे। अश्वत्थ कुछ बोलता उससे पहले ही एक बॉडीगार्ड आकर अश्वत्थ से बोला, बॉस, एक कपल बाहर आया है, उनका कहना है कि उनका बच्चा इस घर में है। उसकी बात सुनकर जहां अश्वत्थ के चेहरे पर एक मिस्टीरियस मुस्कान आ गई, वहीं बाकी सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी अनन्या की नजर अश्वत्थ के चेहरे पर गई, जो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। ये देखकर अनन्या खुद से बोली, कुछ तो गड़बड़ है। नाराजगी? कम ऑन बेबी, जल्दी डैडी के पास आओ, फिर हम खिलौने लेने चलेंगे, वो आपको पसंद है ना? उस लड़के को लग रहा था कि हर बच्चे को खिलौने पसंद होते हैं, तो आशु भी जरूर खिलौने का नाम सुनकर उसके पास आ जाएगा। वहीं अश्वत्थ भी काफी रिलैक्स लग रहा था, क्योंकि उसे ये गलत फहमी थी कि उसका ये लिटिल दुश्मन आज उसकी जिंदगी से जाने वाला है। पर उसकी गलत फहमी जल्दी ही दूर हो गई जब उसने आशु की बात सुनी। आशु उस लड़के को बिना देखे अनन्या के बालों से खेलते हुए बोला, आशु बेबी, बच्चा नहीं है जो खिलौने छे खेले। ओल अंकल, ये खिलौने क्या होता है? इतना कहकर वो कंफ्यूज होकर उस लड़के को ऐसे देखने लगा, जैसे उसे सच में न पता हो कि आखिर ये खिलौना किस चिड़िया का नाम है। आशु के सवाल से सभी हैरान थे। वेद बेचारा तो अपनी जगह से गिरते गिरते बचा। अगर उसे अगस्त ने न पकड़ा होता तो वो पक्का जमीन पर गिर जाता। वेद अगस्त का सहारा लेकर हैरानी से बोला, अबे क्या बच्चा है, इसे यही नहीं पता कि खिलौना क्या ओपन माउथ फेस होता है? उसकी बात सुनकर अहम थोड़े डरते हुए बोला, अरे उसे किसी खिलौने की जरूरत ही क्या है, वो तो इंसानों को ही खिलौना समझकर खेलता है। इतना कहकर उसने अपने गाल पर हाथ रख लिया। लगता है बेचारे के अंदर आशु का डर अभी भी है, क्योंकि आशु ने उसे थप्पड़ जो मारा था। वहीं अनन्या जो इतने देर से चुप थी, उसे लगा कि अब शायद उसके बोलने का वक्त आ गया है। तो वो अपनी एक आईब्रो को ऊपर करके सरकास्टिकली मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़े कपल को देखकर बोली, ओह कैसे माँ बाप हैं आजकल के, उन्हें तो अपने बच्चे के बारे में ही कुछ नहीं पता। इतना कहकर वो उस कपल को ऐसे देखने लगी जैसे उनका मजाक उड़ा रही हो। ये देख वो कपल परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दूसरे को देखने के बाद वो दोनों अश्वत्थ को देखने लगे, जैसे उसकी मदद मांग रहे हो। ये देख अश्वत्थ का चेहरा सख्त हो गया। उसने घूर के अनन्या और आशु को देखा। तभी अनन्या फिर से उस कपल को टारगेट कर बोली, अच्छा ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं कि आशु आपका बेटा है, तो बताइए आशु को खाने में क्या पसंद है, उसे कौन सा कार्टून पसंद है, और वो कैसे गायब हुआ, वो कौन लोग थे जिन्होंने आशु को किडनैप किया था? अनन्या ने ये सवाल बहुत ही सोच समझकर पूछा था। वही अनन्या का सवाल सुनकर जो लड़की खुद को आशु की मां बता रही थी, उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, आशु को डोरेमोन पसंद है, वो चॉकलेट ज्यादा खाना पसंद करता है, और कुछ दिन पहले ही कुछ किडनैपर्स ने उसे किडनैप कर लिया था। हम तब से हमारे बच्चे को ढूंढ रहे हैं। इतना कहकर वो लड़की बड़े ही एटीट्यूड से अनन्या को ऐसे देखने लगी जैसे उसने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही हो। उस लड़की को लग रहा था कि सभी बच्चे को ये चीजें पसंद होती है, तो आशु को भी जरूर चॉकलेट पसंद होगी। वही उसके जवाब को सुनकर अनन्या की भौहें उठ गई। मगर फिर वो अचानक ही हंसते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, क्या मजाक है, हाँ 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 हाँ। इतना कहकर वो और भी जोर से हंसने लगी। उसे इस तरह से हंसते हुए देखकर उस लड़की को अब डर लगने लगा कि कहीं उसका जवाब गलत तो नहीं है। ये सोचते ही उसके चेहरे से पसीना निकलने लगा। उस लड़की की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रही है। वही अनन्या उसके पसीने भरे चेहरे को देखकर अपने कंधे उच्चकर थोड़ा शौक होने का नाटक करते हुए बोली, ओह माय गॉड, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। चलो मैं बताती हूँ, आशु को कोई कार्टून नहीं पसंद, उसे खाने में केवल ब्रेड पसंद है। और रही बात किडनैपर्स की, तो वो सब कोई किडनैपर्स नहीं थे जो आशु के पीछे थे, वो उसे जान से मरना चाहते थे। अनन्या की आवाज में इतना कॉन्फिडेंट था कि सभी को उस पर यकीन होने लगा कि वो सच बोल सही है। पर सच तो ये है कि अनन्या केवल तुक्का लगाकर ये सब बोल रही थी, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि आशु को क्या पसंद और उसे किसने किडनैप किया था। इतना कहकर अनन्या ने आशु को देखकर सभी की तरफ इशारा करके प्यार से कहा, बेबी, सबको बताओ क्या मैं सही कह रही हूँ। इतना कहकर उसने आशु को देखकर अपनी आंखें खोल दी, तो आशु अपना सर हिलाकर जल्दी से बोला, मम, जो बोले वो छप छही है। आशु के ये बोलते ही अनन्या मुस्कुराने लगी। फिर वो गुस्से से उस कपल को धमकी देते हुए बोली, सुन लिया तुम सबने, और अब अगर तुम लोगों ने फिर से खुद को आशु का पेरेंट्स कहा तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम दोनों पर केस कर दूंगी कि तुम लोग एक बच्चा चोर हो, फिर जिंदगी भर जेल में सड़ना। अनन्या की धमकी सुनकर वो कपल डर गए। अब कुछ भी बोलने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो कपल डरते हुए अश्वत्थ को देख रहे थे, कि वो उन्हें जेल जाने से बचा ले। वहीं अनन्या ने जब उन दोनों को अश्वत्थ को घूरते देखा तो उसका पारा चढ़ गया, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई लड़की उसके मॉन्स्टर को घूरे। अनन्या उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाकर पटकते हुए दांत पीसकर बोली, अगली बार से मेरे मिस्टर हैंडसम को मत घूरना वरना आंखें नोच लूंगी।
और फिर तुम्हें ले जाकर किसी नदी में बहा दूंगी, समझी? इतना कहकर वो मुंह बनाते हुए बोली, बड़ी आए मेरे मॉन्स्टर को घूरने वाली हूँ। वो इतना कहकर अंदर जाने लगी, तभी वहां पर आर्यन उछलते कूदते हुए आ गया। अपनी बेब मॉम को गुस्से में अंदर जाते हुए देखकर आर्यन अपनी जगह पर रुक गया, फिर उसकी नजर जमीन पर बैठी लड़की पर गया। उसे देखकर आर्यन को लग रहा था कि पक्का इस लड़की ने उसकी बेब मॉम को गुस्सा दिलाया होगा, इसलिए वो उस लड़की के पास जाकर अपने कमर पर हाथ रख के उसे बेवजह ही सुनाने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुम मेरी बेब को कैसे परेशान कर सकती हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, रुको अभी पुलिस को बुलाता हूँ। इतना कहकर आर्यन बड़े ही गुस्से में अपना फोन निकालने लगा, जैसे वो सच में पुलिस को बुलाने वाला है। वहीं फिर से पुलिस का नाम सुनकर उस लड़ने ने आर्यन का पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, ये सब तो हमें इस घर के मालिक ने करने के लिए कहा था, सच्ची उन्होंने ही हमें उस बच्चे का नकली पेरेंट्स बनकर उसे यहाँ से ले जाने को कहा था। इतना कहकर वो रोने लगी। वही उसकी बात सुनकर आर्यन की भौहें उठ गई, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की उससे कह क्या रही है। वो कुछ बोलता तभी वहां पर उस लड़की का हस्बैंड और बाकी सब भी आ गए। अपने हस्बैंड को देखते ही वो लड़की अपने जगह से उठी और उसे लेकर बाहर की तरफ भागते हुए बोली, जल्दी चलो, हम मुसीबत में हैं। इतना कहते ही वो कपल वहां से भाग गए। उनके जाते ही आर्यन खुश होकर बोला, मैं कितनी अच्छी एक्टिंग करता हूँ, देखा कैसे वो लोग मुझसे डर कर भाग गए। इतना कहकर वो अपने कॉलर को सही करने लगा। ये देख सभी बॉयज अपना सर न में हिलाते हुए अपनी अपनी कार में जाकर बैठ गए। वही अश्वथ जैसे अपनी कार में बैठा, अनन्या भागते हुए आई और आशु के साथ उसकी कार में बैठ गई। ये देखकर अश्वथ की भौहें चढ़ गई। उसने अनन्या को ऐसा लुक दिया जैसे पूछ रहा हो कि तुम यहाँ क्यों हो। उसके इशारे को समझकर भी अनजान बनते हुए अनन्या एक बिग गर्ल बच्चे की तरह अश्वथ से चिपकते हुए बोली, मिस्टर हैंडसम, मुझे भी आपके ऑफिस जाना है, प्लीज ले चलिए ना, पक्का मैं और आशु वहां किसी को परेशान नहीं करेंगे। असल में अनन्या ये कहना चाहती थी कि वो और आशु सबको परेशान करेंगे, पर वो बोल नहीं पाए। वही उसकी बात का अश्वथ ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी तो अनन्या और आशु एक दूसरे को देखकर डेविल स्माइल करने लगे। कुछ ही वक्त में अश्वथ और बाकी सबकी कार अश्वथ के ऑफिस के सामने खड़ी थी। कार के रुकते ही वेद जल्दी से उतरा और फिर अश्वथ की कार के पास जाकर उसने बैकसीट का डोर ओपन किया। तो अश्वथ बड़े ही एटीट्यूड के साथ कार से निकला, फिर उसने अपना एक हाथ देकर एक जेंटलमैन की तरह अनन्या को कार बाहर निकाला। अश्वथ का ये जेंटल रूप देखकर आसपास के लोग हैरान थे, क्योंकि अश्वथ एक ऐसा इंसान था जिसे अपने भाई के अलावा किसी की भी फिक्र नहीं है। लेकिन आज वही अश्वथ सिंह राठौर एक लड़की की केयर कर रहा था, ये बात किसी को भी हजम नहीं हो रही थी। वही अश्वथ को पता था कि आसपास के लोग उसे घूर रहे हैं, पर उसे कहाँ किसी से कोई मतलब था। उसने अनन्या और आशु को लिया और ऑफिस के अंदर चला गया। बाहर खड़े एम्प्लॉय तब तक अश्वथ को अपनी आंखें फाड़े देखते रहे जब तक वो उनकी आंखों से ओझल न हो गया। अश्वथ के जाते ही सभी एम्प्लॉय अपने होश में आए। तभी वेद सभी को देखकर सीरियस वॉइस में डांटते हुए बोला, तुम सब ये खड़े होकर क्या कर रहे हो? क्या तुम सबको कोई काम नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर तुम लोग जाके अपना रेजिग्नेशन लेटर तैयार कर सकते हो। वेद की धमकी सुनकर सभी एम्प्लॉय डर गए और वो सब वहां से ऐसे भागे जैसे उनके पीछे डायनासोर पड़ गए हो। सबके जाते ही आर्यन मुंह बनाकर बोला, सबके सब काम चोर है, कोई ढंग से काम ही नहीं करता, लगता है सबको एक वार्निंग लेटर की जरूरत है। उसकी बात सुनकर अहम, अगस्त, वेद और अभिषेक उसे ऐसे घूरने लगे जैसे वो किसी पागल को देख रहे हो, क्योंकि उन सभी की नजरों में सबसे बड़ा कामचोर तो आर्यन खुद ही था। पहले तो उन सबके इस तरह घूरने से आर्यन को कुछ समझ नहीं आया, पर जल्दी ही उसे समझ आ गया कि क्यों सब उसे घूर रहे हैं। ये समझते ही आर्यन अपने दांत दिखाकर वहां से भागते हुए बोला, मुझे बहुत काम है, मैं तुम कान चोरों जितना खाली नहीं हूं, तो मैं जा रहा हूं, वरना मेरा कैबिन मेरे बिना अकेला फील करेगा। इतना कहते ही आर्यन रॉकेट की स्पीड से भाग गया। उसके जाते ही अहम अपना सरना में हिलाते हुए बोला, इसका कुछ नहीं हो सकता है, खैर इसे छोड़ो, अब सब अपने अपने काम पर लग जाओ। अहम के इतना कहते ही अगस्त और वेद अश्वथ के कैबिन की तरफ चले गए। अहम सिक्योरिटी देखने के लिए चला गया और अभिषेक ऑफिस के कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए अपने कैबिन में चला गया। वही अभिषेक जैसे ही अपने कैबिन के डोर के पास पहुंचा, अचानक ही वो एक लड़की से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों ही संभल नहीं पाए और जमीन पर गिर गए। अभिषेक नीचे था और जो लड़की उससे टकराई थी वो उसके ऊपर। जमीन पर गिरते ही कुछ वक्त के लिए वो दोनों एक दूसरे की आंखों में ही खो गए। पर अभिषेक जल्दी ही अपने होश में आ गया। होश में आते ही वो उस लड़की की खुद के ऊपर से धक्का देकर गुस्से से बोला, व्हाट द हेल, हे लिटिल गर्ल, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता या तुम अंधी हो? अभिषेक के मुंह से अंधी शब्द सुनकर वो लड़की एकदम से उठकर चिल्लाते हुए बोली, अब अंधा किसे बोला? तुम हो गए अंधे, तुम्हारा खानदान होगा अंधा।
इतना कहकर वो लड़की अपने कमर पर हाथ रख के अपनी जलती हुई नजरों से अभिषेक को देखने लगी, जैसे वो अभिषेक को खा ही जाएगी। वो लड़की जैसे ही खड़ी हुई तब जाकर कहीं अभिषेक ने उसके चेहरे को देखा था। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। उसने हॉट पैंट, ब्लैक कलर का टॉप और पैरों में बूट पहना हुआ था। उस लड़की की उम्र लगभग 21 थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और कमर तक लहराते काले बाल, कुल मिलाकर वो लड़की एकदम डॉल जैसी लग रही थी। अभिषेक उस लड़की की खूबसूरती में इतना खो गया कि उसे होश ही नहीं रहा कि वो कब से उस लड़की को घूर रहा है। वहीं उस लड़की को अभिषेक का घूरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो अभिषेक के सामने चुटकी बजाते हुए गुस्से से बोली, ओह मिस्टर, नजरें नीचे हाँ, वरना तुम्हारी इन नजरों में तेजाब डालकर जला दूंगी। इतना कहकर उसने अपनी नाक सिकोड़ ली। वही अभिषेक भी कोई सीधा साधा इंसान नहीं था। उसके साथ जो जैसा बिहेव करता था वो भी उसके सामने वैसा ही बिहेव करता है। इसलिए उस लड़की की धमकी सुनकर वो भी लड़ाई मोड में आ गया। उसने उस लड़की की उंगली को मरोड़ते हुए दांत पीसकर कहा, ओह अप्सराओं की दासी, ज्यादा घमंड मत दिखाओ वरना सीधा ये से यमराज के पास टिकट काटूंगा, समझी? आई बड़ी मुझ पर तेजाब डालने वाली। 7वें फ्लोर पर पहुंचकर अनन्या और आशु सबको ऐसे देखने लगे जैसे उन दोनों ने पहली बार इंसान देखा हो। अनन्या ने देखा एक सुंदर सी लड़की अपने डेस्क पर बैठ के कंप्यूटर में कुछ कर रही थी। ये देखकर अनन्या ने क्यूरियस होकर उस लड़की से पूछा, हे तुम क्या कर रही हो? अनन्या की आवाज बहुत तेज थी, इसलिए आसपास के लोग भी उसकी आवाज सुनकर उसे देखने लगे। पर अनन्या को देखते ही सभी हैरान हो गए क्योंकि अनन्या बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और यहां मौजूद हर एक इंसान ने उसकी जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी थी। वहीं अनन्या ने जब देखा कि वो लड़की उसके सवालों का जवाब नहीं दे रही है तो वो इस बार थोड़ा फ्लर्ट करते हुए बोली, ओह ब्यूटी, कुछ बोलो भी ना, या फिर तुम मुझे ऐसे ही इंतजार करवाओगी? पर मैं तुम्हारे जैसी ब्यूटी को देखने के लिए इंतजार कर सकती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी एक आंख विंक कर दी, जिसे देखकर वो बेचारी लड़की शर्मा गई। वो लड़की अनन्या के बिहेव से बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी। वहीं उस लड़की को शर्माते देखकर अनन्या हंसते हुए दूसरी तरफ चली गई। अनन्या के जाते ही इस लड़की ने राहत की सांस ली। अनन्या और आशु अब एक लड़के के डेस्क के पास खड़े होकर उसे परेशान कर रहे थे। आशु उस लड़के का पेन छीना कर उसे देखते हुए अनन्या से बोला, मम ये चाहिए। उसकी बात सुनकर अनन्या बेफिक्र होकर बोली, अरे हाँ बेबी रख लो, वैसे भी ये भैया एक पेन के बिना गरीब नहीं हो जाएंगे, इनके पास बहुत पैसा होगा, ये नया खरीद लेंगे। उसने ऐसी बात सुनकर वो लड़का बेचारा शॉक हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उस लड़के ने परेशान होकर मन में कहा, पता नहीं आज किसका मुंह देखकर मैं उठा था जो ये शैतान मुझे परेशान कर रहे हैं। मम्मी मेरा कीमती पेन। इतना कहकर वो मन में ही रोने लगा। जो पेन आशु ने ले लिया था वो पेन उस लड़के का फेवरेट था, इसलिए वो लड़का आशु की तरफ रोनी सूरत बनाकर देखते हुए बोला, हे बच्चे मेरा पेन दे दो, फिर मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट का नाम सुनकर आशु और अनन्या एक दूसरे को खुश होकर देखने लगे। तभी अनन्या जल्दी से अपना हाथ आगे करके बोली, लाओ पहले। उसकी बात सुनकर उस लड़के की आंखें चमकने लगी कि शायद अब उसका पेन मिल जाएगा। यही सोचकर उसने डेस्क के नीचे रखा अपना बैग उठाया और फिर उसमें से चॉकलेट निकालकर अनन्या को दे दिया। चॉकलेट मिलते ही अनन्या ने आशु को गोद में लिया और तुरंत वहां से भाग गई। उसने तो उस लड़के को पेन भी वापस नहीं दिया। ये देख वो लड़का खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगा। बेचारे को क्या पता था कि अनन्या का केवल एक हो वसूल है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। और भी ज्यादा डर गया। अनन्या अपने असली रूप में आते हुए अभिषेक को धमकी देकर बोली, ओए चिप्स के छोटे पैकेट, ध्यान से सुनो परी, आज से मेरी दोस्त है, अगर उसके साथ कुछ किया तो मैं तुम्हारा टिकट सीधा शमशान घाट के लिए करूंगी, समझे? उसकी धमकी सुनकर अभिषेक जल्दी जल्दी अपना सरहा में हिलाने लगा जैसे वो उसकी बात समझ गया हो। ये देख आशु पारी से हंसते हुए बोला, हो गई प्रॉब्लम चोल पली बेबी। उसके मुंह से बेबी सुनकर परी को बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि आज तक किसी ने भी उसे बेबी नहीं कहा था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अनन्या और आशु को देखते लगी जैसे ये जानने की कोशिश कर रही हो कि आखिर इन दोनों ने उसकी मदद क्यों की। वहीं अनन्या की नजर तो कहीं और ही थी। वो जानबूझकर अभिषेक के कैबिन में आई थी ताकि वो अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स ले सके। अनन्या अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ते हुए उन पेपर्स को ढूंढ रही थी, तभी अचानक ही उसकी आंखें चमकने लगी क्योंकि उसने अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स को अभिषेक की टेबल पर देख लिए थे। उन पेपर्स को देखते हुए अनन्या एक्साइटेड होकर मन में बोली, हे भगवान, आपने आखिर मेरी सुन ही ली। अब जल्दी से ये पेपर मेरे हाथ में आ जाए, उसके बाद मैं उन सबको छोड़ूंगी नहीं। या हूं, अब मैं अमीर बनूंगी, देखना कैसे मैं सभी बिजनेसमैन को पीछे छोड़ सबसे अमीर बनती हूं। इस वक्त अनन्या के चेहरे पर अलग ही लेवल का एटीट्यूड झलक रहा था। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो इन पेपर्स को चुराए कैसे।
ये सोचते ही अनन्या के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। तभी परी को देखते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसकी आंखें चमकने लगी। वहीं अश्वथ अपनी मीटिंग में बिजी था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, इसलिए कोई नहीं बता सकता था कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। लगभग 1 घंटे बाद मीटिंग खत्म होते ही मिस्टर सहगल, जिनकी उम्र 50 साल होगी, चेहरे पर एक तेज और फुल एटीट्यूड झलक रहा था उनके चेहरे से। मिस्टर सहगल भले ही 50 के थे, पर वो खुद को इतना मेंटेन रखते थे कि कोई भी उन्हें देखकर धोखा खा जाए, क्योंकि वो देखने में 40 के लगते थे। मिस्टर सहगल अश्वथ को देखते हुए मुस्कुरा कर बोले, तो मिस्टर राठौर, कैसा लगा आपको मेरा प्रेजेंटेशन? मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ जरूर काम करेंगे। इतना कहकर वो बड़े ही घमंड से अश्वथ को घूरने लगे। मीटिंग रूम में मौजूद हर एक इंसान जानता है कि मिस्टर सहगल एक चालक और घमंडी इंसान है, जिसका मकसद अश्वथ की कंपनी के साथ काम करके उसे हासिल करना है। पर हर कोई ये भी जानता है कि द अश्वथ सिंह राठौर भी कोई बेवकूफ इंसान नहीं है। वो एक डेविल या कहे तो मॉन्स्टर है, जो अपने दुश्मनों से 100 कदम आगे रहता है। अश्वथ मिस्टर सहगल की नीयत से अच्छे से वाकिफ था। वो उन्हें घूरते हुए मिस्टीरियस मुस्कान के साथ बोला, मिस्टर सहगल, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला रहा है। खैर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको कभी निराश न करूं। इतना कहकर अश्वथ चुप हो है, पर उसके चेहरे पर अभी भी एक एविल लुक था, जिसे देखकर रूम में मौजूद लोगों के पसीने निकलने लगे। अश्वथ अचानक ही अपनी जगह से खड़े होकर जाने लगा। अश्वथ का रौब ही कुछ ऐसा था कि कोई भी उसे देखकर फिदा हो जाए। यही हाल मिस्टर सहगल के साथ आए लड़की का भी था। जब से उसने मीटिंग रूम में अश्वथ को देखा है, वो तो अश्वथ के डेविल लुक और उसके एटीट्यूड पर ही फिदा हो गई। पर बेचारी को अभी ये नहीं पता है कि वो किसके आइटम पर नजर डाल रही है, क्योंकि अगर अनन्या को इस बारे में पता चल गया तो वो इस लड़की को इसी बिल्डिंग से नीचे फेंक देती। टीयर्स ऑफ जॉय। अश्वथ मीटिंग रूम से निकलते ही जैसे ही अपने कैबिन में पहुंचा, उसकी भौहें आपस में जुड़ गई। पूरे कैबिन में जब अनन्या और आशु उसे नहीं दिखे तो उसे समझते देर नहीं लगी कि वो दोनों शैतान मौका पाकर यहां से भाग चुके हैं। अश्वथ के वार्निंग देने के बावजूद उन दोनों ने उसकी बात नहीं मानी थी, इसलिए अश्वथ इस वक्त बेहद गुस्से में था। गुस्से के कारण उसकी आंखें एकदम से लाल हो गई। उसने अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाकर गुस्से से दीवार पर मारते हुए डरावनी आवाज में कहा, लिटिल गर्ल, इसकी पनिशमेंट तुम्हें जरूर मिलेगी। तुमने मेरी बात न मानकर अच्छा नहीं किया है। इतना कहते ही अश्वथ अपने कैबिन से बाहर चला गया। वहीं रिया ने सुबह से खुद को रूम में लॉक कर लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसका चेहरा देखे। क्योंकि अनन्या ने जिस तरह से उसकी शक्ल बिगाड़ी थी, बेचारी किसको ही अपना मुंह दिखाती। लीला जी और अरुण रिया के रूम के बाहर परेशान होकर खड़े थे। उन दोनों को ही डर लग रहा था कि कहीं रिया खुद को नुकसान न पहुंचा ले। लीला जी ने घबराते हुए दरवाजे को पीटते हुए कहा, रिया बेटा, प्लीज दरवाजा खोलो, देखो हम मिलकर कुछ सोच लेंगे। अपनी मां की बात सुनकर रूम के अंदर बैठी रिया जो रो रही थी, वो एकदम से ही उठकर दरवाजा खोलकर अपनी मां से गुस्से में बोली, मॉम, क्या सही होगा? कुछ भी नहीं। क्या आपने मेरी हालत नहीं देखी है? मैं अब बदसूरत हो गई हूँ, मेरे बाल, मेरा चेहरा सब बर्बाद हो गया है, और जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहते ही उसे लीला जी को गले लगा लिया और फिर से रोने लगी। तो लीला जी ने परेशान होकर उसके पीठ को सहलाते हुए कहा, मेरा बच्चा शांत हो जाओ, तुम चाहे जैसी भी हो अरुण और मैं हमेशा तुम्हें पसंद करेंगे, है ना अरुण? इतना कहकर लीला जी अरुण को देखने लगी। तो अरुण एक कदम से सकपका गया। फिर उसने अजीब तरह से रिया को देखा, जिसने एक कपड़े से अपना पूरा चेहरा ढका हुआ था। रिया इस वक्त एकदम कार्टून लग रही थी, इसलिए अरुण उसे बड़े ही अजीब तरह से देख रहा था। अरुण एक ऐसा इंसान था जिसे केवल खूबसूरत चीजें ही पसंद था, इसलिए रिया को देखकर अब उसका मन डगमगाने लगा था। पर फिर भी उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, हाँ क्यों नहीं। भले ही ये सब कहते वक्त उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर उसके मन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। वहीं अनन्या बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसने अभिषेक के कैबिन से वो पेपर्स चुरा लिए थे और उसमें उसका साथ परी ने दिया था। अनन्या कैंटीन की तरफ जाते हुए आशु से बोली, हनी चलो कुछ खाने चलते हैं, तुम्हें भी भूख लगी होगी। उसकी बात सुनकर आशु अपनी जीभ को अपने होठों पर फेरते हुए बोला, हाँ मम, भूख लगी है, जल्दी चलो वरना डैडी आ गए तो माल पलेगी। आशु के मुंह से अश्वथ का जिक्र सुनकर अनन्या शोक होकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई। फिर उसने डरते हुए आशु से कहा, आज तो मरे, अब तक तो मॉन्स्टर ने मीटिंग खत्म कर ली होगी, अगर हम उन्हें कैबिन में नहीं मिले तो पर नहीं क्या होगा। आशु और अनन्या दोनों ही इस वक्त बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। तभी अचानक ही आशु की नजर अश्वथ पर पड़ी, जो उन्हीं की तरफ आ रहा था। ये देखकर वो डरते हुए बोला, मम भागो, मॉन्स्टर। ये सुनकर अनन्या ने भी पीछे मुड़कर अश्वथ को देखा। फिर क्या था,
वो आशु को लेके फुल स्पीड में वहां से भागने लगी। ये देख उसका पारा हाई हो गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की अब आर्यन और अनन्या को नहीं छोड़ने वाली थी। उस लड़की ने गुस्से से आर्यन और अनन्या को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम गरीब लोग, तुम्हें पता भी है कि तुम लोगों ने मेरी कितनी महंगी ड्रेस को खराब किया है। अब इसकी कीमत तो तुम दोनों को चुकानी ही पड़ेगी। इतना कहकर वो लड़की उठने लगी। वही कीमत चुकाने वाली बात सुनकर आर्यन और अनन्या ठिठक गए। अब भाई वो दोनों पैसों से इतना प्यार करते थे तो भला वो दोनों अपना पैसा किसी और को कैसे दे सकते हैं। आर्यन अपनी कमर पर हाथ रख के उस लड़की को अजीब नजरों से देखते हुए बोला, क्या लूट मचा रखी है? अरे सीधे बोलो कि तुम्हें पैसे चाहिए आंटी, पर मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं जो आपको पैसे दे दूं। अनन्या भी आर्यन का साथ देते हुए गुस्से से बोली, पैसे मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे पानी ही तो गिरा है, जाके अपनी ड्रेस सुखा लो। लेकिन नहीं, इस लालची लड़की को तो पैसे चाहिए। अब भाई आर्यन और अनन्या बोल रहे थे तो हमारा नन्हा शैतान कैसे चुप रह सकता था। आशु भी गुस्से से बोला, लालची आंटी, पैसे नहीं मिलेंगे। आशु गुस्से में बहुत ही क्यूट लग रहा था। उसके सॉफ्ट सॉफ्ट चीक्स गुस्से के कारण लाल पड़ गए थे। उसे देखकर तो एक पल के लिए वो लड़की भी हैरान हो गई कि भला कोई बच्चा इतना क्यूट कैसे हो सकता है। पर जल्दी ही वो अपने होश में आकर आर्यन से गुस्से में बोली, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं जो मुझसे ऐसे बातें कर रहे हो? इतना कहकर वो लड़की घमंड से आर्यन और अनन्या को ऐसे देखने लगी जैसे ये ऑफिस उसका ही हो। उसका एटीट्यूड देखकर अनन्या अब कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने अपने स्लीव्स मोड़ते हुए बड़े ही एटीट्यूड से उस लड़की से कहा, क्यों, तुम्हारे डैडी ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम कौन हो? और एक बात हम भी तुम्हें बता दे कि हमें भी नहीं पता कि तुम कौन हो। इतना कहकर आर्यन और अनन्या एक दूसरे को हाई फाई देकर हंसने लगे। उन्हें खुद की बेइज्जती करते देखकर वो लड़की दांत पीसते हुए बोली, आज तक मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। रुको, अभी मैं तुम दोनों को बताती हूँ। इतना कहकर उसने अपना हाथ अनन्या को मारने के लिए उठाया ही था कि तभी एक मर्दाने हाथ ने उसे बीच में ही रोक लिया। अश्वथ, जो अनन्या के पास ही आ रहा था, उसने जैसे ही देखा कि कोई उसकी लिटिल गर्ल के ऊपर हाथ उठने वाला है तो उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया और उसने आकर उस लड़की का हाथ बीच में ही रोक लिया। अश्वथ की आंखें आग उगल रही थी, जिसे देखकर उस लड़की को पता नहीं क्यों डर लगने लगा। इसलिए उसने 2 कदम पीछे ले लिए, पर इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो लड़की अब अश्वथ की नजरों में आ चुकी थी। अश्वथ उस लड़की को देखकर अपने दांत पूछते हुए अपनी जेब में हाथ डालकर बड़े ही एटीट्यूड से बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? वो लड़की एक न्यू एम्प्लॉय थी, इसलिए वो अश्वथ को नहीं जानती थी क्योंकि अश्वथ जल्दी किसी के सामने नहीं आता था। अश्वथ की डरावनी आवाज सुनकर उस लड़की की रीढ़ की हड्डी तक कांप गई। उसने डर के मारे हकलाते हुए कहा, वो उन्होंने मेरी ड्रेस खराब की और मेरी बेइज्जत। वो इतना ही बोला था कि तभी अश्वथ अचानक ही अजीब तरह से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि अनन्या, आर्यन और आशु को भी डर लगने लगा। आर्यन अपना थूक गटकते हुए अनन्या के कान में बोला, बेब मॉम, डर लग रहा है। उसकी बात सुनकर अनन्या भी डरते हुए बोली, सेम। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी वहां कर कई सारे बॉडीगार्ड्स आ गए। एक बॉडीगार्ड ने अचानक ही जाके उस लड़की को पकड़ लिया जो अनन्या को थप्पड़ मारने वाली थी। ये देख वो लड़की घबराते हुए चिल्लाने लगी, नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। पर बेचारी को बचाने वाला यहाँ कोई नहीं था। अश्वथ ने वेद की तरफ देखकर कुछ इशारा किया, जो अभी अभी ही अपने हाथ में कुछ लेकर वहां आया था। अश्वथ का इशारा पाकर वेद उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। उस लड़की के पास पहुंचकर वेद अश्वथ को डरते हुए देखने लगा। तो अश्वथ अपनी सर्द आवाज में धमकी देते हुए बोला, इस लड़की ने जिस हाथ से मेरी लिटिल गर्ल को मारने की कोशिश की है, उस हाथ को काट दो वरना तुम मरने के लिए तैयार हो जाना। अश्वथ की ऐसी धमकी सुनकर वेद के पसीने निकलने लगे। उसने घूरकर उस लड़की को देखते हुए उसका वो हाथ पकड़ लिया जिससे उसने अनन्या को थप्पड़ मारने की कोशिश की थी। फिर उसने उस हाथ की 2 उंगलियों को काटकर उसके शरीर से अलग कर लिया। उंगली कटते ही वो लड़की दर्द से चिल्लाने लगी। उसकी चीख इतनी दर्दनाक थी कि अनन्या की आंखें नम हो गई। अनन्या ने कभी नहीं सोचा था कि अश्वथ इतना क्रूएल हो सकता है। वही उस लड़की की आवाज सुनकर ऑफिस के कई सारे एम्प्लॉय वहां पर इकट्ठा हो गए। उन एम्प्लॉय ने जैसे ही उस लड़की के हाथ से बहते हुए खून को देखा तो सभी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। वही अश्वथ अभी भी सेटिस्फाई नहीं लग रहा था। उसने अपनी एक आईब्रो को ऊपर करके वेद को घूरते हुए पूछा, तुम क्यों रुक गए हो, कंटिन्यू। उसके ये कहते ही वेद उस लड़की की तीसरी उंगली काटने ही वाला था कि तभी अनन्या ने एकदम से चिल्लाते हुए कहा, वेद स्टॉप, ऐसा मत करो, जाने दो उसे। इतना कहकर अनन्या उसकी तरफ बढ़ने लगी। पर इससे पहले वो एक भी कदम बढ़ाती अश्वथ ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खुद से चिपकाते हुए मुस्कुराकर बोला, लिटिल गर्ल, कितना अच्छा शो चल रहा है सामने, सो उसे बस एंजॉय करो, ऐसे इसे रोककर मजा मत खराब करो।
अश्वत्थ ने ये सब बहुत ही लापरवाही से कहा था, जैसे उसे उस लड़की के चिल्लाने से कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। ये सब देखकर अनन्या सोचने लगी कि अच्छा हुआ उसने जो आर्यन और आशु को यहाँ से भेज दिया था। वेद जब उस लड़की की तरफ बढ़ रहा था, तभी अनन्या ने आर्यन और आशु को यहाँ से भेज दिया था, क्योंकि वो नहीं चाही थी कि आशु कुछ भी डरावना देखे। अनन्या अपनी सोच में घूम थी कि तभी अश्वत्थ उसे अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाते हुए सभी से बोला, बेहतर होगा कि अगली बार कोई भी मेरी लिटिल गर्ल को हर्ट न करे वरना। इसके आगे की बात अश्वत्थ ने अधूरी छोड़ दी थी, क्योंकि उसकी अधूरी बातों का मतलब हर कोई समझ चुका था और सबके डर के मारे पसीने भी निकलने लगे थे। अश्वत्थ अनन्या को लेके अपने कैबिन में पहुंचा। कैबिन में पहुंचते ही उसने अनन्या गुस्से से अनन्या को सोफे पर पटक दिया। अश्वत्थ के इस तरह पटकने से अनन्या की तो सांसें ही अटक गई। उसने डरते हुए अश्वत्थ की तरफ देखा, जो उसे ही किसी मॉन्स्टर की तरह देख रहा था। अश्वत्थ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अनन्या को आज नहीं छोड़ने वाला था। अनन्या कुछ बोलती उससे पहले ही अश्वत्थ उसकी ठुड्डी को कपाकर कर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, लिटिल गर्ल, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ से कहीं मत जाना, फिर क्यों गई बोलो। इतना कहकर अश्वत्थ अनन्या के ऊपर झुकने लगा। वही अनन्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो खुद को कैसे बचाए। तभी अश्वत्थ ने उसके कमर को कसके पकड़कर खुद से सटाते हुए उसके गर्दन पर जोर से काट लिया। उसने काफी जोर से अनन्या को काटा था। दर्द के मारे अनन्या अश्वत्थ को खुद से दूर करते हुए चिल्लाई, आह मॉन्स्टर, दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए। अनन्या के चिल्लाने की आवाज सुनकर भी अश्वत्थ ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि वो तो अब उसके पूरी गर्दन पर काट रहा था। अश्वत्थ को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी उसकी बात न माने, और अगर कोई उसकी बात नहीं मानता था तो वो उस इंसान को हमेशा सजा देता था। पर आज सिचुएशन अलग थी। आज जिसने उसकी बात नहीं मानी है वो कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी लिटिल गर्ल था, जिसे अश्वत्थ बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अश्वत्थ ने अनन्या के चेहरे को अपनी दोनों हाथों से पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, क्यों क्यों तुमने मेरी बात नहीं मानी, बोलो लिटिल गर्ल। ये सब कहते वक्त अश्वत्थ की आंखें आग उगल रही थी। उसकी आंखें गुस्से के कारण एकदम लाल हो गई थी, जिसे देखकर अनन्या को बहुत डर लग रहा था। अनन्या भले ही याददाश्त वापस आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग लड़की बन गई थी, पर अश्वत्थ के सामने हमेशा वो भीगी बिल्ली बन जाती थी। अनन्या एक तक अश्वत्थ को अपनी नम आंखों से देख रही थी, क्योंकि आज पहली बार उसने अश्वत्थ का वो रूप देखा था जिसके बारे में केवल उसने सुना था। अनन्या की आंखों के सामने अभी भी उस लड़की का रोता हुआ चेहरा आ रहा था, जिस वजह से वो रोने लगी, क्योंकि अनन्या को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि उसकी वजह से किसी भी मासूम की जान जाए या उसे कुछ हो। अनन्या को रोते देख अश्वत्थ का गुस्सा बढ़ जरा। उसने अनन्या की आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में कहा, लिटिल गर्ल, क्या तुम उस बेकार सी लड़की के लिए अपनी कीमती बहा रही हो? अगर ऐसा है तो इन आंसुओं को अभी के अभी रोक लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी और की वजह से अपने आंसू बहाओ। ये सब कहते वक्त अश्वत्थ के चेहरे पर सख्त भाव थे, क्योंकि उससे अब अनन्या का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। जब अनन्या काफी देर बाद भी चुप नहीं हुई तो अश्वत्थ ने आगे बढ़कर उसके नर्म होठों पर अपने सख्त होठ रख दिए। अनन्या जो रो रही थी, जैसे ही उसे अपने होठों पर अश्वत्थ के सख्त होठ महसूस हुए तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अश्वत्थ कुछ ऐसा करेगा। अनन्या अभी अपनी ही सोच में गुम थी कि तभी अश्वत्थ ने उसके होठों को काट लिए, जिस कारण वो अपने होश में वापस आए। होश में आते ही वो अश्वत्थ को खुद से दूर करने लगी, लेकिन अश्वत्थ है कि अपनी जगह से टस से मस ही नहीं हो रहा था। ये देख अनन्या ने कसके अश्वत्थ की जीभ को काट लिया। उसने अश्वत्थ की जीभ को इतनी जोर से काटा था कि उससे खून निकलने लगा, लेकिन फिर भी अश्वत्थ ने उसे नहीं छोड़ा। अश्वत्थ को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे अनन्या के काटने से कोई फर्क ही न पड़ा हो। वहीं अश्वत्थ को अभी भी किस करते देख अनन्या को गुस्सा आने लगा तो उसने अपने घुटने को मोड़कर अश्वत्थ के पेट पर दे मारा। पर अश्वत्थ ने पहले ही उसके इरादे को भांप लिया था, इसलिए उसने अनन्या के घुटने को बीच में ही पकड़ लिया और फिर वो अनन्या को और भी ज्यादा वाइल्ड होकर किस करने लगा। अश्वत्थ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आज अनन्या को खा ही जाएगा। लगभग 20 मिनट बाद अश्वत्थ को जब लगा कि अनन्या को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसने उसे छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही अनन्या जल्दी जल्दी सांसें लेने लगी, वरना उसे तो लग रहा था जैसे वो आज मर ही जाएगी। अश्वत्थ ने मुस्कुराते हुए अनन्या के होठों को अपने अंगूठे से छुआ तो दर्द से चीखते हुए अनन्या बोली, आह मॉन्स्टर, दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे लिप्स को मत टच करिए। इतना कहकर उसने गुस्से से अश्वत्थ को देखते हुए आगे कहा, मॉन्स्टर, आई हेट यू, आपने मुझे हर्ट किया, अब मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। इतना कहते ही वो अश्वत्थ को धक्का देके वहां से जाने लगी, पर वो अपनी जगह से उठ भी पाती उससे पहले ही अश्वत्थ ने उसे खींचकर अपने गोद में बैठा लिया। फिर उसके कमर को कसके पकड़कर खुद से सताते हुए अश्वत्थ बिना किसी भाव से बोला, लिटिल गर्ल, याद रखना तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई तुम्हें छुए या तुम्हें नुकसान पहुंचाए। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आशु को बर्दाश्त किया है, पर मैं किसी और को तुम्हारे करीब नहीं देख सकता।
ये सब कहते वक्त अश्वत्थ की आवाज में अनन्या एक पॉजिटिवनेस साफ महसूस कर पा रही थी, जिसे महसूस करके उसके रोंगटे खड़े हो गए। अश्वत्थ अपनी चीजों के लिए बचपन से ही पॉजिटिव था और अनन्या तो उसकी बीवी है जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। वक्त आने पर वो उसके लिए किसी को भी मार सकता था। वहीं अश्वत्थ की पॉजिटिवनेस देखकर अचानक ही अनन्या के मुंह से निकला, मॉन्स्टर आप पहले तो ऐसे नहीं थे, पहले तो आप बहुत स्वीट थे। इतना कहते ही अनन्या अपने होश में वापस आई तो उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है ये सब कह के। इससे तो अश्वत्थ को पता चल जाएगा कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। ये सोचते ही उसने तुरंत हड़बड़ा कर अपनी बात को बदलते हुए कहा, मॉन्स्टर मेरा मतलब। वो इसके आगे कुछ कहती उससे पहले ही अश्वत्थ उसके चेहरे को पकड़कर दबाते हुए मिस्टीरियस मगर तेज आवाज में बोला, अनन्या खुराना, और कब तक तुम अपनी असलियत मुझसे छुपाना चाहती हो, बोलो। और तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगता हूं जिसे तुम इतनी आसानी से बेवकूफ बना सकती हो? अश्वत्थ के मुंह से सच्चाई सुनकर अनन्या के होश उड़ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अश्वत्थ को उसकी सच्चाई के बारे में पता है। वहीं मैगी के पिता अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो अश्वत्थ से अपनी बेटी की हालत का बदला ले सके। इसके लिए उन्होंने कई लोगों की मदद लेनी चाहिए, लेकिन अश्वत्थ सिंह राठौर का नाम सुनकर हर कोई डर से पीछे हट गया, क्योंकि किसी के भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अश्वत्थ से लड़ सके, जो कि एक मॉन्स्टर है, जो किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। हर किसी के मना करने के बाद मैगी के डैड यानी मिस्टर अभिजीत जी खुद को टूटता हुआ महसूस कर रहे थे, पर वो इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहते थे। इसलिए वो खुद को मजबूत करते हुए गुस्से से बोले, अश्वत्थ, भले ही मैं तुम्हें न मार पाऊं, लेकिन जैसे तुमने मेरी प्यारी बेटी को दर्द दिया है उससे भी ज्यादा दर्द मैं तुम्हें भी दूंगा, तुम्हारे किसी अपने को नुकसान पहुंचाकर। इतना कहते ही उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। अभिजीत जी को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन शायद वो ये भूल गए थे कि वो द अश्वत्थ सिंह राठौर के खिलाफ जा रहे हैं। अभिजीत जी अपनी कार में बैठकर एक अजीब सी जगह गए। देखने में वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, हर तरफ गंदगी ही थी। वहां पर कई सारे टूटे फूटे घर बने हुए थे और उस घर के सामने 3 से 4 लोग खड़े थे जो दिखने में किसी क्रिमिनल या गुंडे से कम नहीं लग रहे थे। और उस घर के सामने 3 से 4 लोग खड़े थे जो दिखने में किसी क्रिमिनल या गुंडे से कम नहीं लग रहे थे। अभिजीत जी उन लोगों के सामने खड़े होकर थोड़ा डरते हुए बोले, वो मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट देना है। इतना कहकर वो चुपचाप अपने सामने खड़े लोगों को देखने लगे। अभिजीत जी ने आज तक अभी गलत काम नहीं किया था, पर आज उनकी बेटी के प्यार ने उन्हें बदला लेने पर मजबूर कर दिया है। भले ही अभिजीत जी शांत लग रहे थे, पर उनका मन उतना ही अशांत था, क्योंकि कहीं न कहीं वो जानते थे कि वो जो कर रहे हैं उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो अभी ये सब सोच ही रहे थे कि तभी एक आदमी उनके पास आकर टपोरी भाषा में बोला, अपन के बॉस ने तेरे को बुलाया है, चल जा ऊपर। उसके इतना कहते ही अभिजीत जी चुपचाप सामने बने एक घर के अंदर चले गए। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा एक 30 साल का आदमी सोफे पर अपने पैर फैलाकर बैठा है। वो आदमी दिखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा था, उसके चेहरे पर कट के निशान भी थे। उसे देखकर अभिजीत जी थोड़ा डरते हुए बोले, वो किसी को मरवाना है क्या, ये काम हो जाएगा? उनकी बात सुनकर सोफे पर बैठे आदमी ने घूर के उनको देखा तो अभिजीत जी एकदम से बोल पड़े, इसके लिए मैं मुंह मांगी कीमत भी दूंगा। अभिजीत जी जिसके पास आए थे वो एक किलर और रेपिस्ट था, जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए पैसों का नाम सुनकर उसकी आंखें चमकने लगी। वहीं आर्यन आशु को लेके अपने कैबिन में बैठा था। वो अपनी चेयर पर बैठ के कुछ सोचते हुए आंखें छोटी करके अपने हाथ को हवा में लहराते हुए बोला, कुछ तो गड़बड़ है दया, लेकिन क्या ये नहीं पता, हम पता करना पड़ेगा। आशु जो आर्यन के सामने वाली टेबल पर बैठा था, वो भी आर्यन की नकल उतारते हुए अपने हाथों को हवा ले लहराने लगा, पर बेचारा आर्यन की तरह अपने हाथों को घुमा नहीं पा रहा था। इसलिए परेशान होकर वो अपने गालों को फुलाकर बोला, ब्लू ये कैसे होगा? इतना कहकर वो आर्यन के चेहरे की तरफ झांकने लगा, क्योंकि आर्यन दूसरी तरफ देख रहा था। आर्यन और आशु की दोस्ती हो गई थी और आर्यन ने आशु को खुद को ब्रो कहने के लिए कहा था, पर बेचारा आशु ढंग से ब्रो नहीं बोल पा रहा था। आर्यन के इतना सिखाने के बाद भी वो ब्रो को ब्लू कह रहा था। वहीं आशु के मुंह से एक बार और ब्लू सुनकर आर्यन मुंह बनाकर बोला, हाँ बोलो छोटे, क्या काम है? क्योंकि उसके बाद मुझे उस कामचोर अंश को भी ढूंढना है, पता नहीं वो कहाँ मर गया है। इतना कहकर वो अपनी चेयर आशु की तरफ करके उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सीरियस होकर बोला, अब तुम ही बताओ, क्या कोई असिस्टेंट अपने बॉस को इस तरह छोड़कर जाता है भला? आर्यन की बात सुनकर आशु ने अपना सर ऐसे हिलाया जैसे उसे सब समझ आ रहा हो। फिर आशु अपने सवाल को भूलकर आर्यन के कंधे पर हाथ रख के अपनी आंखें छोटी करके आर्यन की ही तरह बोला, कुछ तो गलबल है। ये सब कहते वक्त आशु बहुत ही क्यूट लग रहा था। धीरे धीरे पूरा दिन ऐसे ही बीत गया और शाम के 5 बज गए। अश्वत्थ अनन्या को अपनी गोद में लेके कार के बैठ गया और आर्यन भी आशु को लेके अश्वत्थ की ही कार के पैसेंजर सीट पर बैठ गया। अनन्या को देखकर साफ पता चल रहा था कि जरूर अश्वत्थ ने उसके साथ कुछ किया, तभी वो अश्वत्थ से दूरी बनाकर अपना मुंह फुलाकर बैठी थी। वहीं अश्वत्थ उसे इग्नोर करके अपने फोन में बिजी था। आर्यन और आशु जब से कार में बैठे थे तब से ही दोनों अनन्या और अश्वत्थ को ही भूले जा रहे थे।
वहीं अगस्त, वेद और अहम भी अब तक कार में बैठ चुके थे। वो सब अब अभिषेक का इंतजार कर रहे थे, जो कार के बाहर खड़े होकर कब से परी से ही लड़े जा रहा था। ये देख अगस्त कार से निकलकर अभिषेक को जबरदस्ती कर में बैठाते हुए बोला, कमीने, कम से कम एक बच्ची से तो न लड़ और अब चलो यहाँ से। इतना कहकर उसने वो खुद भी कार में बैठ गया तो सभी करे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। वहीं अंश अपनी बाइक को फुल स्पीड से चलाते हुए जा रहा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बहुत जल्दी में है। बाइक चलाते हुए ही अंश अपने ब्लूटूथ को थोड़ा प्रेस करते हुए सर्द आवाज में मगर थोड़े गुस्से में बोला, सभी कार्स को रोको क्योंकि आगे खतरा है, जल्दी वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें कैसे भी करके बॉस, बेब, आर्यन और आशु को सेफ रखना। अश्वथ की कार जैसे ही हाईवे से गुजरी, दो कार उसकी कार का पीछा करने लगी। लगभग 2 मिनट बाद अहम के पास अंश का कॉल आया। उसके कॉल को देखकर अहम का मुंह बन गया। फिर उसने कॉल रिसीव करके अंश को सुनाते हुए कहा, गधे। वो इसके आगे कुछ और कहता तभी फोन के दूसरी तरफ से अंश की तेज मगर गुस्से भरी आवाज आई, अहम, कार्स को रोको और सभी लोग जल्दी से वहां से निकलो, आगे खतरा है। अंश की बात सुनकर अहम शॉक हो गया, मगर उसे भी पता था कि ये वक्त गंवाने का समय नहीं है, इसलिए उसने जल्दी से वॉकी टॉकी से अपने सभी बॉडीगार्ड्स को अलर्ट करते हुए चिल्लाकर कहा, बॉयज, सभी अलर्ट हो जाओ, आगे खतरा है और सभी कार्स को रोको। अश्वथ के सभी गार्ड्स वर्ल्ड के बेस्ट गार्ड्स थे जो कि हमेशा अलर्ट रहते थे, इसलिए अहम के ऑर्डर मिलते ही उन सभी ने चलती हुए कार से उतर के अश्वथ की कार को चारों तरफ से घेर लिया। वहीं अनन्या और आर्यन ने जब ये देखा तो वो दोनों कंफ्यूज हो गए। अनन्या ने कंफ्यूज होकर अश्वथ से पूछा, मॉन्स्टर, ये सब भैया लोग हमारे कार के आसपास क्यों खड़े हैं? इतना कहकर वो क्यूरियस होकर अश्वथ को देखने लगी, पर अश्वथ ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और अपने फोन में कुछ करने लगा। ये देख अनन्या उसे कोसते हुए मन में बोली, काश मुझे कभी इन्हें पीटने का मौका मिले तो भगवान कसम इन्हें पीट पीट कर मैं जरूर सुधार दूँ। अश्वथ को कोसने के बाद अनन्या फिर से खिड़की से बाहर देखने लगी, तभी आशु बाहर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाया, ये डैडी फील 6 फाइट कर लेंगे। उसकी बात सुनकर आर्यन, ड्राइवर और अनन्या तीनों ही अश्वथ को घूरने लगे, तो अश्वथ अपनी खा जाने वाली नजरों से आशु को डांटते हुए बोला, इंग नॉट योर डैडी। वहीं बाहर जैसे ही सभी कार्स रुकी, एक जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका सबसे आगे वाली कार से 200 मीटर दूर हुआ था। अगर सभी कार्स न रुकती तो शायद इस धमाके के कारण अश्वथ की कार भी ब्लास्ट हो जाती। ब्लास्ट होते ही कई सारे काले कपड़े पहने लोग वहां आ गए। उन सभी के चेहरे पर मास्क था और हाथों ने गन। उन सभी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग किसी बहुत ही खतरनाक गैंग से हैं, क्योंकि उनके कपड़ों पर एक अजीब तरह का लोगो लगा हुआ था। उस गैंग के लोगों ने आते ही अश्वथ के बॉडीगार्ड्स पर हमला कर दिया। ये देख अश्वथ के बॉडीगार्ड्स दो ग्रुप में बंट गए। एक ग्रुप अश्वथ को प्रोटेक्ट कर रहा था और दूसरा ग्रुप उस गैंग से लड़ रहा था। कुछ देर बाद जब अहम को रियलाइज हुआ कि अब वो लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं क्योंकि दूसरे ग्रुप के लोगों ने उन्हें हर तरफ से घेर रखा है, तो वो गुस्से से अपनी गन को लोड करते हुए सभी से बोला, बॉयज बी रेडी, क्योंकि अब इन्हें दिखाने का वक्त आ गया है कि द अश्वथ सिंह राठौर के रक्षक क्या कर सकते हैं। इतना कहकर वो कार से निकल गया। उसके निकलते ही अगस्त, वेद और अभिषेक भी अपनी गन को लोड करते हुए बड़े ही स्टाइल से कार से निकलकर खड़े हो गए। इस वक्त उन चारों के चेहरे पर सख्त भाव थे। अहम और वेद सामने की तरफ बढ़ते हुए फायरिंग करने लगे, तो अगस्त और अभिषेक कार के ऊपर चक्कर फायरिंग करने लगे। उन चारों का ही निशाना बहुत अच्छा था। उनकी हर एक गोली दूसरे गैंग के लोगों के सीधे माथे पर लग रही थी। वहीं अश्वथ ने जब उन चारों को बाहर देखा तो उसकी आंखें डार्क हो गई। उसने अपनी गन निकालकर रूड वॉइस में कहा, कार के बाहर मत निकलना। इतना कहकर वो कार से बाहर निकल गया। अश्वथ को देखते ही अगस्त उसे पीछे खड़े होकर उसे कवर करते हुए हंसकर बोला, बेबी, क्या तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही थी कि तुम अपनी बीवी को छोड़कर मेरे पास आ गए? उसकी बकवास सुनकर अश्वथ ने केवल 2 शब्द गुस्से से कहा, शट अप। अश्वथ के कार से निकलते ही दूसरे गैंग के लोग उसकी कार की तरफ बढ़ने लगे। ये देख वेद हैरान होकर उन सबसे चिल्लाते हुए बोला, अरे ओ गैंग वालों, द अश्वथ सिंह राठौर ये तुम्हारे सामने बाहर खड़ा है तो तुम लोग उसकी कार की तरफ क्यों जा रहे हो? उसकी आवाज बहुत तेज थी, जिसे सुनकर अहम, अगस्त, अभिषेक, अश्वथ और सभी बॉडीगार्ड्स उसे गुस्से से देखने लगे। वेद को देखकर सभी बॉडीगार्ड्स उसे कोसते हुए अश्वथ को घेर कर खड़े हो गए ताकि कोई भी उसे नुकसान न पहुंचा पाए। तभी सभी के कानों में आशु की आवाज आई, डैडी बचाओ। आशु की आवाज सुनकर सभी का ध्यान कार की तरफ गया, जहां पर उस गैंग के लोग आशु को गोद में लेके खड़े थे और आशु उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था। कोई कुछ करता उससे पहले ही उस गैंग का एक आदमी आगे आकर अश्वथ से सर्द आवाज में बोला, हमारी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें बस ये बच्चा चाहिए। इतना कहकर वो लोग वहां से जाने लगे तो आशु उस आदमी के बाल पकड़कर अश्वथ को देखकर चिल्लाते हुए बोला, डैडी बचाओ, मुझे मम के पास जाना है। इतना कहकर जिस आदमी ने उसे गोद में लिया हुआ था, आशु उसके बाल नोचने लगा। वहीं किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा, क्योंकि उन सभी को लग रहा था कि ये गैंग अश्वथ को मारने आए हैं, पर यहाँ तो मजरा ही कुछ और है।
वो गैंग के लोग आशु को अपने साथ ले जा पाते उससे पहले ही अनन्या और आर्यन आकर उनके सामने खड़े हो गए। ये देख अश्वत्थ की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अनन्या को घूरते हुए सर्द आवाज में कहा, लिटिल गर्ल, उन्हें जाने दो और सामने से हटो। अश्वत्थ के कहने के बावजूद भी अनन्या सामने से नहीं हटी। उसने अपनी कमर पर हाथ रख के उस गैंग के लोगों से गुस्से में कहा, तुम सब मेरे आशु को नहीं ले जा सकते हो। अनन्या की बात सुनकर उस गैंग के लीडर ने आशु के ऊपर गन तानते हुए धमकी देते हुए कहा, ठीक है, फिर हम उसे यहीं पर मार देते हैं। इतना कहकर वो गोली चलाने ही वाला था कि तभी एक एक गोली उसके माथे को चीरते हुए निकली। ये देखकर अनन्या और आर्यन एकदम से हैरान हो गए। अनन्या जल्दी ही अपने होश में वापस आई। फिर उसने जल्दी से आशु को अपने गोद में ले लिया और उसके पीठ को सहलाने लगी ताकि वो शांत हो जाए, क्योंकि खून देखकर आशु कांपने लगा था। वहीं अपने लीडर को खून से लथपथ देखकर उसके गैंग के लोग भड़क गए और उन्होंने अनन्या और आशु पर हमला कर दिया। तभी अचानक से एक चॉपर वहां आ गया। उस चॉपर से रस्सी के सहारे एक आदमी नीचे कूद गया। वो आदमी इस वक्त अनन्या और उस गैंग के बीच खड़ा था। नीचे उतरते ही उस आदमी ने न आव देखा न ताव। उसने बड़ी ही बेरहमी से उस गैंग के लोगों को मरना शुरू कर दिया। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। तभी उस आदमी ने लड़ते हुए अनन्या से चिल्लाकर अपनी सर्द आवाज में कहा, आशु को ये से के जाओ जल्दी। उसकी बात सुनकर अनन्या अपने होश में आए। फिर वो आर्यन और आशु को लेके अश्वत्थ के पास चली गई। देखते ही देखते उस गैंग के और भी लोग वहां आने लगे। ये देख अश्वत्थ ने अपने लोगों को ऑर्डर दिया, उस मिस्टीरियस मैन की हेल्प करो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ये सब कहते वक्त अश्वत्थ के चेहरे पर एक अजीब से भाव थे, जैसे वो उस आदमी को जानता हो। वहीं अंश भी अब तक आ चुका था। उसने जैसे ही अपनी बाइक को रोका तभी उसकी नजर पेड़ के पीछे खड़े एक इंसान पर गई, जो आर्यन के ऊपर गोली चलाने वाला था। ये देख अंश अपनी बाइक को ऐसे ही छोड़कर आर्यन की तरफ भागते हुए चिल्लाया, बॉस हटिए जल्दी। अंश जब तक चिल्लाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस आदमी ने आर्यन पर गोली चला दी थी। गोली आर्यन को लगती उससे पहले ही किसी ने उसे अपनी तरफ खींचकर उस पेड़ के पीछे छिपे इंसान के ऊपर गोली चला दिया था। जिस इंसान ने आर्यन को बचाया था वो और कोई नहीं, अर्शी थी। अर्शी के चेहरे के भाव इस वक्त बहुत ही सख्त थे। उसने अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए सख्त आवाज में कहा, आज के हस्बैंड को जिन्होंने भी मारने की कोशिश की उन्हें उनकी औकात दिखा दो। उसके इतना कहते ही उसके लोग हर तरफ फैल गए और जिसने आर्यन पर गोली चलाई थी उसके साथी को ढूंढने लगे। अर्शी को यहां देखकर अश्वत्थ के चेहरे के भाव बदल गए। उसने सर्द आवाज में अर्शी से पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? अश्वत्थ इसके आगे कुछ बोलता उससे पहले ही अर्शी अपने आंखों पर गॉगल्स चढ़ाते हुए सख्त लहजे में बोली, मैं यहाँ बस अपने बेबी हस्बैंड और उसकी बेब मॉम को लेने आई थी, बाकियों का आप खुद देख लो। इतना कहकर वो बड़े ही एटीट्यूड से आर्यन और अनन्या को अपने साथ लेके चली गई और आर्यन भी खुशी खुशी उसके साथ चला गया। अश्वत्थ को पता था कि अर्शी बस आर्यन को बचाने ही नहीं बल्कि उसकी मदद करने भी आई थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और आर्यन, अनन्या और आंसू को उसके साथ जाने दिया। अर्शी के जाने के बाद अश्वत्थ ने अभिषेक को कुछ इशारा किया तो उसका इशारा समझकर अभिषेक कार की तरफ बढ़ने लगा। तभी अहम की चीख अभिषेक के कानों में पड़ी, जिसे सुनकर वो अपनी जगह पर रुक गया। वहीं अहम ने जैसे ही देखा कि अंश ने उस मिस्टीरियस आदमी को बचाने के लिए लगभग 3 से 4 गोली अपने ऊपर ले ली है, तो वो गुस्से से मगर घबराते हुए चीखा, अंश बेवकूफ हटो वहां से। अहम भागते हुए अंश के पास पहुंचा। उसने देखा अंश खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है, तो वो अंश के गालों को सहलाते हुए घबराकर बोला, अंश उठो, अंश उठी प्लीज, देखो मुझे ऐसे डराओ नहीं अंश। इतना कहते कहते उसका गला भर आया। वहीं बाकी बॉयज ने भी जब अंश की हालत देखी तो सभी घबरा गए, पर वो मिस्टीरियस इंसान जो आशु को बचाने आया था, जैसे ही उसने अंश की हालत देखी तो उसकी आंखों में खून सवार हो गया। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहा, तुम सबको अब मरने से भगवान भी नहीं बचा सकता। कुछ देर बाद सभी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे, क्योंकि 4 गोली लगने के कारण अंश का काफी खून बह चुका था और वो कुछ रिएक्ट भी नहीं कर रहा था। अश्वत्थ अंश को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते ही आईसीयू के सामने खड़ा हो गया। तभी बेस्ट डॉक्टर्स की टीम वहां पर आ गई। उन सभी ने अंश को स्ट्रेचर पर लिटाया और आईसीयू के अंदर चले गए। वेद ने पहले ही बेस्ट डॉक्टर्स की टीम को तैयार रहने को बोल दिया था, इसलिए सभी डॉक्टर्स पहले से ही तैयार थे। आईसीयू के बाहर सभी बॉयज खड़े होकर एक टक सामने देख रहे थे। भले ही इस वक्त किसी के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, पर सभी अंदर से बहुत ही घबराए हुए थे। अश्वत्थ एक टक आईसीयू को घूर रहा था, तभी उसके आंखों के सामने एक 8 साल के बच्चे का चेहरा आने लगा, जिसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। फिर भी वो अश्वत्थ से मुस्कुराते हुए कह रहा था, अश्वत्थ भाई मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, प्लीज आप मुझे अपने साथ रख लो, मैं पक्का आपकी हर बात मानूंगा। उसकी बात सुनकर 12 साल का अश्वत्थ उसे घूरते हुए बिना किसी भाव से बोला, मैं बच्चों को अपने साथ नहीं रखता, जाओ यहाँ से, और वैसे भी तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम खुद किसी से बचकर भाग रहे हो, तो फिर तुम मुझे क्या प्रोटेक्ट करोगे। ये सुनकर उस लड़के का चेहरा उतर गया। फिर अचानक ही वो मुस्कुराते हुए बोला, भाई मेरा नाम अंश है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं आपका अंश बनकर रहूंगा।
इतना कहकर अंश मुस्कुराने लगा। अश्वथ अश्वथ। अपना नाम सुनकर अश्वथ अपने ख्यालों से बाहर आया। तभी डॉक्टर भी आईसीयू से बाहर आए। इस वक्त डॉक्टर के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। ये देख वेद ने घबराते हुए पूछा, अंश, डॉक्टर हमारा अंश कैसा है? उसके पूछते ही डॉक्टर परेशान होकर बोले, देखिए मिस्टर अंश की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनफैक्ट अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ये सुनकर सभी बॉयज ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। वहीं ये सब सुनकर अश्वथ गुस्से से बाहर जाने लगा। ये देख अहम भी घबराते हुए उसके पीछे चला गया। हॉस्पिटल में वेद, अगस्त और अभिषेक थे। वो तीनों कांच से अंश को अपनी नम आंखों से देखकर रहे थे, जिसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ रही थी। अंश के चारों तरफ दुनिया की बेस्ट डॉक्टर्स की टीम थी जो उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वहीं अश्वथ गुस्से से अपनी कार में बैठकर अपने सीक्रेट प्लेस के लिए निकल गया। उसके पीछे पीछे अहम भी दूसरी कार से चला गया। कुछ देर बाद अश्वथ की कार एक जंगल के सामने रुकी। अश्वथ बिना किसी भाव से कार से बाहर निकलकर जंगल के अंदर जाने लगा। जंगल के अंदर एक कॉटेज बना हुआ था। उसके अंदर जाके अश्वथ एक किंग साइज सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया। अश्वथ की आंखें इस वक्त एकदम लाल थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़ों पर अभी भी अंश का खून लगा हुआ था। अश्वथ इस किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था जो यहाँ अपने शिकार के लिए आया हो। अश्वथ को इस तरह देख वहां मौजूद सभी लोगों के डर के मारे पसीना निकलने लगा। जिसने अंश पर गोली चलाई थी उसके सभी साथी को अश्वथ के बॉडीगार्ड्स पकड़कर यहाँ ले आए थे। अश्वथ उन सभी को अपनी जानलेवा नजरों से देखते हुए डरावनी आवाज में बोला, किसने भेजा था तुम लोगों को? उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि आसपास खड़े बॉडीगार्ड भी थर थर कांपने लगे। उन सभी बॉडीगार्ड्स ने आज तक अपने बॉस को इतने गुस्से में सिर्फ 2 ही बार देखा था और आज वो लोग तीसरी बार देख रहे थे। वहीं किसी को कुछ न बोलते देख अश्वथ इविल स्माइल करके डरावनी हंसी हंसते हुए बोला, किन के सामने चुप रहकर तुम लोगों को सिर मौत ही मिल सकती है। इतना कहकर उसने अपने एक बॉडीगार्ड को ऑर्डर देते हुए सख्त आवाज में कहा, इन सबको हेल के दर्शन करा दो, पर याद रहे इनकी खरीदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अश्वथ के इतना कहते ही वो बॉडीगार्ड वहां से चला गया। फिर कुछ देर बाद वो अपने हाथ में केरोसिन और तेजाब लेकर आया। ये देखकर जिन लोगों को बांधकर रखा गया था वो सब डर गए। मरने के डर से एक आदमी अचानक ही अश्वथ को देखकर डरते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज मुझे जाने दो, मैं सब बताता हूं कि हमें किसने भेजा है। उसकी बात सुनकर अश्वथ ने अपना हाथ दिखाकर अपने बॉडीगार्ड को रोक दिया। फिर वो अपनी सर्द आंखों से उस आदमी को देखने लगा। तो वो आदमी खुद की जान बचाने के लिए सब कुछ बता देता है। उस आदमी की बात सुनकर अश्वथ अचानक ही हंसने लगता है। कुछ देर हंसने के बाद फिर वो अपनी जगह से खड़े होकर अपने बॉडीगार्ड से इविल स्माइल करके बोला, किनको ऐसे गद्दार लोग पसंद नहीं जो अपनी जान बचाने के लिए अपने ही बॉस को धोखा दे दे। इतना कहकर उसने एक नजर सभी को घूरा फिर बाहर जाने लगा। अश्वथ जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा उसने रुका, बिना अहम को देखे सर्द आवाज में कहा, उसे आसमान पर पहुंचाओ ताकि किंग उसके पर काट के उसे जमीन में दफना सके। इतना कहते ही वो वहां से चला गया। अश्वथ के जाते ही अहम ने उन सभी आदमियों को गुस्से से देखा जिसके कारण अंश आज हॉस्पिटल में था। अहम ने पहले उन सभी के ऊपर तेजाब डालकर घंटों तक उन्हें तड़पाया, फिर उन सबको जिंदा जला दिया। वही अश्वथ हॉस्पिटल वापस आ गया। उसके वापस आते ही वेद उसके गले लगकर रोते हुए बोला, भाई डॉक्टर ने कहा है कि अगर सुबह तक अंश को होश नहीं आया तो उसकी जान भी जा सकती है या फिर वो पैरालाइज भी हो सकता है क्योंकि उसकी बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। ये सुनकर भी अश्वथ के चेहरे के भाव नहीं बदले। उसने वेद को खुद से अलग करते हुए सभी को घूरते हुए कहा, तुम सब घर जाओ, मैं यहाँ हूँ। इतना कहकर अश्वथ कॉरिडोर में जाकर खड़ा हो गया और सिगरेट निकालकर पीने लगा। अश्वथ बहुत कम ही स्मोकिंग करता था पर आज वो फिर से स्मोकिंग कर रहा था। ये देखकर वेद, अगस्त, अभिषेक शॉक हो गए क्योंकि अश्वथ ने पिछले 4 महीनों से स्मोकिंग नहीं किया थी। अगस्त जानता था भले ही अश्वथ दिखा नहीं रहा है पर वो अंदर से बहुत दुखी है। अगस्त अश्वथ को स्मोकिंग करते हुए देखकर मन में बोला, मुझे पता है अश्वथ, आज अंश की हालत देखकर तुम्हें हमारे पुराने दोस्त की याद आ गई जिसकी मौत बहुत ही दर्दनाक थी और आज भी हम ये पता नहीं लगा पाए कि आखिर उसे मारा किसने था। पुरानी बातों के बारे में सोचकर अगस्त की आंखें भर आई। सालों पहले अश्वथ का एक और दोस्त था जिसकी मौत एक रहस्यमय तरीके से हुई थी। उसे किसने मारा किसी को नहीं पता और अजीब बात यह है कि अश्वथ के इस दोस्त के बारे में अगस्त के अलावा किसी को नहीं पर। वहीं अश्वथ एक के बाद एक सिगरेट पिए जा रहा था तभी उसकी आंखों के सामने एक 19 साल के लड़के का चेहरा आने लगा जो खून से लथपथ था। वो लड़का दर्द से तड़पते हुए धीरे से बोला, भाई आप उन सबको छोड़ना मत, आपको पता है उन्होंने मेरा रेप किया पूरे 10 दिनों तक, फिर मुझे रोज टॉर्चर किया। भाई अब मुझे नहीं जीना भाई। इतना कहते ही उस लड़के की आंखें बंद हो गई। तभी अचानक ही अश्वथ अपने होश में आया और अपने आसपास देखने लगा। इस वक्त उसकी आंखें एकदम लाल थी। अश्वथ अब कैसे भी करके उन लोगों को बर्बाद कर देना चाहता था जिनके कारण अंश की ये हालत हुई थी। ऐसे ही पूरी रात बीत गई। अगली सुबह अनन्या आज 6 बजे उठी। उठते ही उसने सबसे पहले पूरे रूम में अश्वथ को देखा। जब अश्वथ उसे कहीं नहीं दिखा तो वो परेशान हो गई।
फिर उसने आशु के माथे पर किस किया और वॉशरूम में चली गई। कल रात अर्शी ने आर्यन, अनन्या और आशु को अश्वत्थ के विला में छोड़ दिया था। कुछ देर बाद अनन्या तैयार होकर मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बाल बनाने लगी, तभी अश्वत्थ रूम में आया। अश्वत्थ ने जैसे ही रूम में कदम रखा तभी उसकी नजर अनन्या पर पड़ी जो अपने बाल बना रही थी। अनन्या को देखते ही अश्वत्थ बिना किसी भाव से उसकी तरफ बढ़ने लगा। अश्वत्थ ने अभी भी कल वाले ही कपड़े पहने हुए थे जिस पर खून लगा हुआ था। अनन्या के पास पहुंचकर अश्वत्थ ने उसे अपनी तरफ पलटा और उसे किस करने लगा। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि अनन्या कुछ समझ ही नहीं पाई। फिर वो अपनी आंखें बड़ी करके अश्वत्थ को देखने लगी। अश्वत्थ ने अपने एक हाथ से कसके अनन्या को पकड़कर खुद से सटा लिया और दूसरे हाथ से वो अनन्या की पीठ को सहला रहा था। धीरे धीरे अश्वत्थ की किस वाइल्ड हो रही थी जिस कारण अनन्या के होठों में दर्द होने लगा और वो अश्वत्थ को खुद से दूर करने लगी, पर अश्वत्थ अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। अनन्या उसे कितना धक्का देती अश्वत्थ उतना की वाइल्ड हो जाता। कुछ देर बाद थक हार के अनन्या ने अश्वत्थ को धक्का देना बंद कर दिया और उसे उसके मन की करने दिया। वहीं अश्वत्थ अपनी आंखें बंद करके अनन्या को किस कर रहा था, पर इस किस में प्यार नहीं थी, अगर कुछ था तो सिर्फ गुस्सा। 10 मिनट बाद जब अश्वत्थ को रियलाइज हुआ कि अनन्या सांस नहीं ले पा रही है तो उसने अनन्या के होठों को छोड़ दिया और फिर उसे अपनी लाल आंखों से घूरने लगा। अनन्या जो लंबी लंबी सांसें ले रही थी, जैसे ही उसकी नजर अश्वत्थ के आंखों पर पड़ी वो एकदम से शॉक हो गई। उसने घबराते हुए अश्वत्थ के चेहरे को पकड़कर पूछा, मॉन्स्टर, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्या आप रात भर सोए नहीं है? कहिए ना मिस्टर हैंडसम। इतना कहकर अनन्या घबराते हुए अश्वत्थ को देखने लगी, पर अश्वत्थ ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर अनन्या को कुछ बुरा होने का एहसास हुआ, तभी उसकी नजर अश्वत्थ के कोट पर लगे खून पर गई, जिसे देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो अश्वत्थ से आगे कुछ पूछती उससे पहले ही अश्वत्थ उसके बेहद करीब आकर सर्द आवाज में बोला, लिटिल गर्ल, आई नीड यू। इतना कहते ही वो फिर से अनन्या को किस करने लगा। इस बार भी अश्वत्थ उसे बिना किसी भाव से किस कर रहा था। अनन्या को उसके किस से दर्द तो बहुत हो रहा था, पर अश्वत्थ का डरावना चेहरा देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे रोक सके। किस करते करते ही अश्वत्थ ने अनन्या को अपनी गोद में उठा लिया और वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वॉशरूम से अनन्या की सिसकियों की आवाज आने लगी। इन सिसकियों की आवाज लगभग 1 तक आती रही। फिर अश्वत्थ एक टॉवल पहनकर वॉशरूम से निकला। उसकी गोद में अनन्या थी जिसने इस वक्त एक बाथरोब पहना हुआ था। अश्वत्थ ने बिना किसी भाव से अनन्या को बेड पर बैठाया, फिर वो घूर के उसके चेहरे को देखने लगा जिस पर थकावट साफ नजर आ रही थी। वहीं अनन्या को जब खुद पर अश्वत्थ की नजर महसूस हुई तो उसे जो वॉशरूम में हुआ वो सब याद आने लगा। वो सब याद करते ही अनन्या का चेहरा शर्म से झुक गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अश्वत्थ से नजरें मिला पाए। वहीं उसे नजरें चुराते देखकर अश्वत्थ के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने झुककर अनन्या के कान में बेहद ठंडी आवाज में कहा, लिटिल गर्ल, अब इसकी आदत तुम्हें डालनी होगी क्योंकि अब ये रोज तुम्हारे साथ होगा। और इतना कहकर वो अचानक ही रुक गया तो अनन्या अपनी नजरें उठाकर उसे क्यूरियस होकर देखने लगी। ये देख अश्वत्थ उसके कान को अपने दांतों से काटते हुए आगे सीडेक्टिव वॉइस में बोला, भले ही आज तुम बच गई हो पर कभी न कभी तो हम एक होंगे ही ना। उस दिन सिर्फ हम ही नहीं हमारी रूह भी एक हो जाएगी। इतना कहकर कुछ देर अश्वत्थ अनन्या को घूरता रहा, फिर वो उठकर चेंजिंग रूम में चला गया। उसके जाते ही अनन्या का चेहरा एक बार फिर से लाल हो गया, मगर आशु का ख्याल आते ही उसने डरते हुए बिस्तर पर देखा जहां आशु नहीं था। ये देखकर अनन्या ने राहत की सांस ली। फिर वो सोचने लगी कि ये पहली बार था जब उसका मॉन्स्टर उसके इतने करीब आया था। फिर भी उसने अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की थी, बल्कि उसे मेंटली तैयार होने के लिए समय दिया था। वहीं नीचे आर्यन जबरदस्ती आशु को अपने रूम में ले गया था और फिर उसे तैयार करके डाइनिंग टेबल पर आ गया। लेकिन डाइनिंग टेबल पर जब उसने दादाजी को देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान एकदम से गायब हो गई। आर्यन दादाजी को देखते ही थोड़ा डर गया, पर उसने ये डर अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। दादाजी को देखते ही उसे अपना बचपन याद आने लगा कि कैसे उसे घर से निकाला गया था। ये सब याद आते ही आर्यन का शरीर कांपने लगा और वो एकदम से पीछे की तरफ बढ़ने लगा, पर तभी किसी के मजबूत हाथों ने उसे पीछे से पकड़ लिया। जब आर्यन को एहसास हुआ कि किसी ने उसे पकड़ा है तो उसने पीछे मुड़कर देखा जहां अर्शी खड़ी थी। अर्शी ने बिना किसी भाव से आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे डाइनिंग टेबल पर ले जाकर बैठा दिया। उसके बाद अर्शी खुद भी आर्यन के बगल में बैठकर दादाजी को गुस्से से देखने लगी। अर्शी दादाजी को ऐसे देख रही थी जैसे किसी दुश्मन को देख रही हो। कुछ देर तक उन्हें घूरने के बाद अर्शी कुटिल मुस्कान के साथ बड़े ही एटीट्यूड के साथ दादाजी से बोली, ओल्ड मिस्टर राठौर, वैसे मैंने सुना है कि आपने और आपके परिवार वालों ने बचपन में मेरे बेबी हस्बैंड के साथ बहुत बुरा किया है। उसके इतना कहते ही दादाजी बुरी तरह हंसने लगे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आर्यन की शादी हो गई, इसलिए वो घूर के आर्यन को देखने लगे। लेकिन उनका घूरना अर्शी को पसंद नहीं आया, तो वो अपनी आवाज को थोड़ा तेज करके वार्निंग देते हुए दादाजी से बोली, बेहतर होगा कि आप उसे न देखें क्योंकि वो हक सिर्फ मेरा है और ये हक मैंने अभी तक किसी को नहीं दिया। अर्शी की पर्सनैलिटी और उसके बोलने का तरीका सब कुछ अश्वत्थ की ही तरह डरावना था, इसलिए दादाजी को अर्शी से थोड़ा डर लगने लगा।
दादाजी कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी उन्हें देखा अश्वत्थ भागते हुए बाहर को तरफ जा रहा है। वहीं कुछ वक्त बाद अश्वत्थ जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा वेद, अगस्त, अहम और अभिषेक रोते हुए उसके गले लग गए। तभी अभिषेक ने ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर अश्वत्थ की पूरी बॉडी सुन्न पड़ गई और उसकी आंखें नम हो है। 3 दिन बाद क्या होने वाला है, कहानी के अगले एपिसोड में बने रहे।